बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कोई बंदा कंफर्म करता है जी, मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। थैंक यू वेरी मच उमैर साहब। अच्छा जी, जी इनकम सर, टैक्स। क्लियर माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाक। अच्छा, इनकम टैक्स का न्यू बैच जी, आज उसकी क्लास 1 है। इससे पहले हमने ओरिएंटेशन क्लास थी, उसमें हमने जस्ट देखा था कि हम इसको लेके कैसे चलेंगे। उसका भी थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे, सो दैट हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स का ये कोर्स जो है जी, हम जैसे हमने ओरिएंटेशन में बात की थी, बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल बेसिक और स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक बंदे को ऑलरेडी एज्यूमिंग कि उसके पास प्री नॉलेज टैक्स का नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है, तो उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। नोइंग कि हमारी ऑडियंस जो है वो उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे हमारे लॉयर्स दोस्त हैं वो हैं, या कुछ प्रैक्टिशनर हैं हमारे दोस्त, वो जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ऑलरेडी एक रीज़नेबल नॉलेज है भी। बट ज़ाहिर है वो भी अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं तो वो किसी मकसद से ज्वाइन कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस कोर्स को बिल्कुल ऐसे ही जो है वो स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किया गया है, कि बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे और हम इसको लेके चलेंगे, एडवांस लेवल पे चलेंगे। इसमें ड्यूरिंग दिस सेशंस, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो समटाइम जिन लोगों को प्री नॉलेज होता है उनको उनके क्वेश्चंस आते हैं जो कि शायद थोड़े से अगली स्टेज से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो हम समटाइम हम क्वेश्चन क्वेश्चन वो एड्रेस कर देते हैं, सो दैट कि वो उनका ये मसला हल हो जाए। बट जो बाकी लोग होते हैं उनको हम बता देते हैं कि यार ये आप इससे आपने घबराना नहीं है, ये आगे चल के ये मैटर वैसे भी एड्रेस हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बेसिक लेवल पे हम चल रहे हैं और आपका कोई इससे एडवांस लेवल पे क्वेश्चन है, तो वो हम एंटरटेन कर लेते हैं। उसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ पे टॉपिक डिस्कस होगा वहाँ पे कर लें, या ये भी हो सकता है कि आप उसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, सो दैट जो हमारा पर्पस है इस ट्रेनिंग का, कि जो बिल्कुल कुछ मतलब बहुत सारी हमारी मेन ऑडियंस ऐसी भी है जिनका प्री नॉलेज नहीं है, तो हमने सबको इकट्ठे लेके चलना है, सो दैट सब जो है इसमें एक जो इसमें से हम सीख सकें, और जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं वो पर्पज़ फुलफिल हो सके। ठीक है जी, फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें, ताकि हम आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, उमेर सर। सर क्वेश्चन तो बेसिक है ये कि मैं फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो कोई ऐसा लिंक तो नहीं है ना उसके अंदर? बाकी बेसिकली काफ़ी हद तक जो है ना आती है, फाइनेंस से बैकग्राउंड है। ठीक है। तो कोई ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि लास्ट क्लास तो जो है वो अटेंड नहीं कर सके नहीं नहीं, लास्ट ओरिएंटेशन। क्लास में जस्ट जस्ट ओरिएंटेशन थी। ओरिएंटेशन में हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम कोर्स में है क्या क्या शामिल, ट्रेनर्स कौन होंगे, और उसको हम कोर्स को कैसे चलाएंगे, वो थोड़ा सा हमने ब्रीफ ओवरव्यू आपको शुरू में दे दिए। ठीक है, ठीक। ट्रेनर्स की प्रोफाइल वगैरह डिस्कस करते हैं हम, वो चीज़ें हैं। बाकी उसमें कोई जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो नहीं है। इनकम टैक्स की जो पहली क्लास है वो आज की है। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो जी, कोई बता सकता है जी? अच्छा, ये पहली जो हमारी क्लास है जी, आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है और ये कैसे चलता है, और बिल्कुल एज ए ले मैन हम पढ़ेंगे। अभी हमें उसे टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करनी जो इसमें हैं, या अगर हम यूज़ करेंगे भी तो उनके हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग लेंगे जो कि हमें समझ आते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। कोई कोई बंदा बिल्कुल एज ए, अगर ले मैन को हमने समझाना हो, तो कोई आप में से बता सकता है कि इनकम टैक्स है क्या, सादा लफ्ज़ों में, कि एक आम बंदे को भी समझ आ जाए, जिसको, जब आप क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, उसको आप समझाना चाहें कि इनकम टैक्स क्या है, तो आप कैसे समझाएंगे उसको? जी फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इनकम टैक्स मेरी नज़र में अ, ये है कि कोई भी इनकम जनरेट हो, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। कोई और जी इसमें कोई इजाफा करना चाहे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो किसी का? जी राशि साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। इनकम टैक्स जैसे हमारे मामलात होते हैं घर के, इसके चलाने के लिए कोई रेवेन्यू वगैरह होता है, तो इस तरह मुल्क को चलाने के लिए भी रेवेन्यू चाहिए होता है। तो उसको गेन करने के लिए हम लोग वो उस इलाके के लोग रहने जो वहाँ पे वकील होते हैं, उनसे हम कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं ताकि उसके लोगों को छोटे लेवल से बड़े हर को डिवाइडेड तस्लीम हो, सहूलियत भी हो। तो वो उसको जो सिस्टम को चलाने के लिए जो चीज़ें दरकार होते हैं उसको टैक्स कहा जाता है, आई थिंक। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बेसिकली एक डेफिनेशन फयाज साहब ने की है, एक राशिद साहब ने की है। फयाज साहब ने इनकम टैक्स की है और राशिद साहब ने कहा है जी कि टैक्स क्या होता है, उसको इन्होंने आंसर किया है। तो दोनों डेफिनेशन जी अपने कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट हैं जी। वसी शाह साहब। ये इनकम ऑफ गवर्नमेंट है, ये थ्रू टैक्स से कलेक्ट की जाती है। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कलेक्ट करता है। ये हमारी इनकम पे चार्ज होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें जी, हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली जो राशिद साहब ने पॉइंट रेज किया है कि टैक्स क्या होता है, पहले हम टैक्स देखते हैं क्या होता है। अभी उसकी टाइप्स बाद में आती हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्स क्या होता है। अच्छा जी, टैक्स की बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन की अपने अपने हिसाब से। वैसे एक डेफिनेशन हर लॉ के अंदर भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल जब हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे वो टैक्स की एक डेफिनेशन कर देगा। लेकिन इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स में भी वहाँ पे आप पढ़ेंगे, सर वहाँ मैं पे एक बताऊं, डेफिनेशन। जी जी कदीर साहब। इनकम टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है हमारी इनकम पे, और कोई भी इंडिविजुअल पे भी कर सकती है और बिजनेस पे भी कर सकती है। जो हमारी अर्निंग होती हैं उस पे जो चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टैक्स जी, टैक्स क्या है जी? टैक्स की बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस की है। लॉ के अंदर जब हम जाएंगे ना, तो लॉ के अंदर याद रखिएगा कि कभी भी लॉ का जो पर्पस होता है, आपको उसका लिटरल मीनिंग समझाना नहीं होता। कि हम कहते हैं टैक्स क्या होता है, जब हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे टैक्स क्या होता है, तो वो उसको समझाने के लिए करेंगे। लेकिन जब लॉ आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा ना, तो लॉ सिंपल क्या होता है, ये लिख दे कि जिसको मैं टैक्स कहता हूँ वो टैक्स है, राइट। तो लॉ जो है अपने उस कॉन्टेक्स्ट में हर एक चीज को जो उसको टैक्स को कह रहा था वो उसको डिफाइन कर देता है। लेकिन जब हम अदरवाइज टैक्स को फॉर एग्जांपल डिफाइन करते हैं, तो टैक्स को क्या होगा, टैक्स के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस की हुई। एक डेफिनेशन अभी राशि साहब ने की कि हम जैसे घर चलाते हैं, ऐसे घर चलाने के लिए हमें जो है रेवेन्यू चाहिए होता है, उसके लिए इनकम चाहिए होती है। तो उसके लिए हम काम करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली उसको अपना घर चलाने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए वो जो है हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, राइट। कुछ लोग इसकी यूँ डिफाइन करते हैं जी, बेसिकली गवर्नमेंट के खर्चे मीट करने के लिए होती है। कुछ लोग इसे यूँ डिफाइन करते हैं जी कि ये बेसिकली टैक्स जो है एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। ठीक है जी, तो इसके बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट अगर हम एक डेफिनेशन करें तो टैक्स है क्या, और ये अगेन ये किसी लॉ के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये हम खुद से अपने पास से डेफिनेशन करते हैं। तो टैक्स हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट टुवर्ड्स द स्टेट। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन भी कौन सा कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन भी इन्फोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। और इन्फोर्स से मुराद क्या है, इन्फोर्स्ड से मुराद के इन्फोर्स्ड बाय लॉ, यानी ये कोई वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी की हेल्प करने के लिए कोई अमाउंट पे करें तो उसे हम डोनेशन तो कह सकते हैं, टैक्स नहीं कह सकते। टैक्स बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन होगा जो कि आपसे इन्फोर्सफुली कलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं करना चाहेंगे, अब ये कहें कि मैं नहीं करना चाह रहा, तो उसके लिए रिपरकशन मौजूद होंगे लॉ के अंदर। तो इसलिए हम जब भी टैक्स की डेफिनेशन करते हैं तो आसान सी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, दिस इज अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट, और ये ऐसा कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इसके साथ बाकी जितनी भी हम डेफिनेशन के कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का अपना खर्चे पूरे करने के लिए गवर्नमेंट हमें सर्व कर रही है, इसलिए उसको रेवेन्यू चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाह रही है, इसलिए उसको टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो पुअर और रिच के बीच में गैप को कम करना चाह रही है, इसलिए उसको चाहिए। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रही है, इसलिए उसको टैक्स चाहिए।
राइट, या किसी एक खास सेगमेंट को बेनिफिट देना चाह रही है, अमीर से लेके गरीब में तकसीम करना चाह रही है, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टैक्स के। राइट, गवर्नमेंट कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि जी आपके इलाके में रोड नहीं बनी हुई तो इसलिए आप जो है वो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स या फॉर दैट मैटर कोई और टैक्स ना दें आप। राइट, तो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी इररिस्पेक्टिव कि आप के साथ उसकी जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है नहीं। तो दिस इज बेसिकली नॉट अ सर्विस, ये कोई ऐसे नहीं है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सिंपल आपसे वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है। राइट, और दिस इज कंट्रीब्यूशन, दिस ऑफ इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन। राइट, तो ये बेसिकली टैक्स की जो है वो डेफिनेशन है। बहरहाल इसमें आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशन इसमें और भी अमाउंट है और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये कोई ऐसा लॉ की डेफिनेशन नहीं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने कहाँ से बनाई है ये भी इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। हमने एक सेक्शन की इंटरप्रिटेशन में ये डेफिनेशन बनाई है। अदरवाइज जो बाकी हम जितने भी चीज़ें गवर्नमेंट की सिखा रही है वो जो है उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जी यासिर साहब कुछ ऐड करना अस्सलाम चाहते वालेकुम हैं? सर। जी बात अच्छी डेफिनेशन थी टैक्स की, जो मुझे समझ आई हैं चीज़ें अपने उस्तादों से सुन के और पढ़ के, कि गवर्नमेंट जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां पूरी करती है तो उनको उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कंपल्सरी कलेक्शंस होती हैं उनको टैक्सेस कहते हैं। और इसमें एक टैक्स का और भी फीचर है कि टैक्स के अगेंस्ट आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। जो टैक्स पेयर है वो कोई है डायरेक्ट बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। ऐसी बिल्कुल ऐसी। बस अभी हम ये थोड़ी आखिरी देर बात ऐड करना चाह रहे हैं। जी थैंक यू जी, बिल्कुल सही। ये सिमिलर वही बात है कि हम कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है आपको इसके अगेंस्ट ज़रूरी नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, और खासकर सर्विस भी वो कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। फॉर एग्जांपल एज्यूम लें आप फॉर एग्जांपल टैक्स कोर्स लेने और आपने इसलिए फ़ी पे की, आप एक सर्विस के अगेंस्ट फ़ी पे कर रहे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट आपसे जो कलेक्शन कर रही है दिस इज एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन, कह दिया गया जी आपसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो है कोई सर्विस जो है इम्प्लाइड ज़रूर है कि इसके अंदर सर्विस, जैसे हमने कहा जी कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की, उसको फुलफिल करने के लिए उसको फंड्स चाहिए। राइट, तो इम्प्लाइड जरूर है, बट इसको टैक्स में नॉर्मली जो है हम इसे यूं ही कहते हैं कि दिस इज एन इन्फोर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे जी का इसकी टाइप्स होंगी, बहुत सारी टाइप्स होंगी, जिसमें दो टाइप्स हम अगर बात करें तो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स हम करते हैं। इनको हम दूसरे लफ्जों में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं। इनकम टैक्स को हम एक डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं जी। डायरेक्ट टैक्स से मुराद क्या है, जैसे अभी हमने पूछा इनकम टैक्स है क्या, तो आप लोगों ने कहा जी बेसिकली हमारी इनकम के ऊपर हमसे टैक्स लिया जाए। राइट, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कि जिस पर्सन से के पास इनकम है उसी से टैक्स लिया जाए। राइट, उसके ऊपर इंपोज किया जाए, डायरेक्टली इंपोज किया जाता है। जबकि सेल्स टैक्स हम देखते हैं, सेल्स टैक्स हो सकता है बीच में पेयर कोई और हो, एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी कोई और हो उसका, और अल्टीमेटली उसके ऊपर बर्डन पास ऑन किया जाए। तो इसको सेल्स टैक्स को नॉर्मली हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। राइट, खैर सेल्स टैक्स हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमारा आज का टॉपिक इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है जी, सिंपल आसान लफ्जों में एक लेमैन के नज़दीक इनकम टैक्स से मुराद ये कि आपकी इनकम के ऊपर टैक्स। राइट, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, सैलरी आपकी इनकम है, अब इनकम के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपना घर आपने रेंट पे दिया हुआ है और उसके ऊपर आप रेंटल अर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अपना घर सेल करते हैं और सेल के ऊपर आपको गेन आता है, प्रॉफिट आता है, उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है जी, ये जनरल इसके मीनिंग्स है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा जी इनकम टैक्स होगा। तो इनकम टैक्स का एक सेक्शन यहाँ पे जी हम लिखते हैं और उसको फिर आगे चल के हम आज समझेंगे कि इनकम टैक्स वर्क कैसे करता है। राइट, अब आप ये तो तय होगा कि ये टैक्स हमारी इनकम के ऊपर है, बस सवाल इसमें होते हैं भी टैक्स कैसे लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल टैक्स कैसे एक बंदे की 1 लाख रुपए सैलरी है तो अब उसके ऊपर कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट कैसे किया जाए, उसके ऊपर डिटरमिन कैसे किया जाए कि 1 लाख के ऊपर हमने टैक्स कैसे लेना है। तो उनके उसके लिए जी एक सेक्शन है जी जिसमें हम टैक्स का स्कोप पढ़ते हैं। ये बेसिकली आपके पूरे इनकम टैक्स को, लॉ को जो है वो एक्सप्लेन करता है। कहता है जी इनकम टैक्स शैल बी imposed for each tax year on every person
who has taxable income at applicable tax rates. ठीक है, स्कोप ऑफ टैक्स कहते हैं जी इनकम टैक्स shall be imposed for each tax year on every person who has taxable income at applicable tax rates. सबसे पहले जरा इसकी वर्डिंग चेक करिएगा, shall be imposed. अच्छा, ये इम्पोज का वर्ड ऊपर जो हमने टैक्स की डेफिनेशन ली थी ना, इनफोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेट, वो बेसिकली हम यहाँ से ही ले रहे थे कि जब भी आप देखेंगे टैक्स की बात होगी वहां पे वो मे के वर्ड यूज नहीं करेगा, वहां पे शेल के वर्ड यूज करेगा, राइट। और फिर ये डबल इन्फोर्समेंट है, शेल का वर्ड भी है और इम्पोज भी है, राइट। शेल का वर्ड जो है वो खुद में सर्टेनिटी होता है, उसके बाद इम्पोज का वर्ड भी है, राइट। यानी कि ये हमारी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कहते हैं ये शेल भी इम्पोज होगा जी, किस किस के ऊपर होगा, कहते हैं हर साल के लिए होगा। तो यहां से एक तो हमने ये देखा जी कि जो एनुअल बेसिस पे टैक्स की इम्पोजिशन होगी, इम्पोज होगा, राइट। अब ये टैक्स ईयर क्या है, अभी ये समझ लें कि 12 महीने हैं। कौन से 12 महीने हैं और इसमें क्या किस्में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल टैक्स ईयर से मुराद है कि साल है, पूरा साल है। अभी समझ जुलाई से जून का साल है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का ईयर भी है। फिर कहता है हर पर्सन से कलेक्ट किया जाएगा, और पर्सन में कौन कौन आएगा जी, हम आसान लफ्जों में अगर बात करें, आगे इसकी डिटेल आएगी। पर्सन में जी हम और आप भी आएंगे, इंडिविजुअल भी आएगा, राइट। यानी इंडिविजुअल हम नेचुरल पर्सन हैं, लिविंग पर्सन भी आएगा और अननेचुरल पर्सन भी आएगा। अननेचुरल पर्सन में वो कौन कौन आएगा जी, जिसे हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनरशिप फर्म है, वो भी आएगी। फॉर एग्जांपल कंपनी है, तो वो भी आएगी। यानी सिंपल अगर हमसे ये कहें कि पर्सन से मुराद यहाँ पे नेचुरल भी है और लीगल पर्सन भी है। अच्छा, ये लीगल पर्सन का वर्ड से मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपने कंपनी बना ली, आप कंपनी की वैसे तो उसके अंदर डायरेक्टर्स या उसके मालिकान मौजूद होंगे, शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे, लेकिन कंपनी एक खुद से लीगल स्टेटस है उसका, राइट। तो कंपनी भी पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है, ठीक है जी। तो ये उसमें पर्सन भी शामिल। तो इनकम टैक्स इंपोज होगा जी हर साल के लिए, हर उस बंदे पे। अच्छा, अब आज बंदे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जी, आप कहें जी वो तो पर्सन तो है बट अब उसके ऊपर उसकी इनकम ही नहीं है, तो उसका अगला पॉइंट उसने कहा जी हु हैज इनकम, और इनकम से भी वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगता हो। इनकम ऑन विच टैक्स इज एप्लीकेबल। टैक्स एबल इनकम ये खुद से डिफाइन कर रही है, आगे चल के उसको टेक्निकली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिटरल मीनिंग क्या था, टैक्स एबल इनकम, ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स हो, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि यहां से थोड़ा सा ये भी हमें अंदाजा हो रहा है कि कोई ऐसी इनकम भी होगी जिसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होगा उस इनकम को हम, इंग्लिश में का वर्ड भी यूज होता है, टैक्स में ये वर्ड होता है, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स हर साल के लिए लगेगा हर उस पर्सन के ऊपर जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदे की अगर इनकम है लेकिन एज पर लॉ अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, तो इसका मतलब उसके ऊपर ये वाला उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर टैक्स इंपोज नहीं होगा। तो किस चीज के पे टैक्स नहीं होता वो इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स होता है और कौन कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स नहीं होता, राइट। टैक्सेबल इनकम की एग्जांपल ले लें हम, तो अभी अभी एग्जांपल आप ले लें, जैसे हम थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स ली। फॉर एग्जांपल हमने ली जी सैलरी की एग्जांपल ली, हमने लिया जी हम बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट आ रहा है, राइट। जनरली ये टैक्सेबल होती हैं, ठीक है। कुछ इसमें बीच में एग्जाम्पशंस भी हो सकती हैं, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन नॉर्मली ये टैक्सेबल है। आप फॉर एग्जांपल घर आपने रेंट पे दिया है तो नॉर्मली वो टैक्सेबल है, ठीक है जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अब आपके पास, आपने एक बंदे के लिए पूरी एनुअल इनकम निकाल ली और उस पर टैक्स भी है, तो आप टैक्स कंप्यूट कैसे करना है, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी रेट के साथ, राइट, तभी आप इनकम निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनकम है जी 1 लाख पे, सैलरी एज्यूमिंग 1 लाख
पर मंथ उसकी सैलरी है, और हम एज्यूम करते हैं कि वो साल के स्टार्ट से मौजूद है वहाँ पे, यानी कि 1 जुलाई से मौजूद है, अभी एज्यूम करते हैं साल जो है जुलाई टू जून है, तो इसकी जो एनुअल इनकम बनेगी वो कितनी होगी जी? 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, तो उसकी 12 लाख इनकम होगी। अब इसके ऊपर हम जो भी रेट होगा, एज्यूम कर लेते हैं टैक्स का रेट जो है हमारे पास 15% का रेट है, राइट, तो हम इसे कहेंगे जी इसका टैक्स जो बनता है पूरे साल का 1,80,000 बनता है, ठीक है जी। तो ये हम टैक्स ऐसे इम्पोज होगा जी, और ऐसे इसकी कलेक्शन की जाएगी। अभी ये रेट्स क्या होते हैं, टैक्स के रेट्स क्या होंगे, और ये इनकम की बाकी जो टाइप्स हैं उस पर क्या होगा, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एज ए लेमैन हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की मंथली इनकम है तो हम उसे मंथली इनकम पे टैक्स रेट नहीं लगाएंगे, हम उसकी जो पूरे साल की इनकम है उसके ऊपर हम रेट लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब होगा तो ऐसे ही कि उसकी एनुअल इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज होगा, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और अराइज हुआ कि फिर टैक्स को क्या इस बंदे से जो कलेक्ट किया जाए वो भी क्या साल के आखिर में ही किया जाए, या साल के शुरू में किया जाए, या कोई और तरीकाकार बनाया जाए। तो जब भी हम ये कहते हैं कि जो टैक्स की इम्पोजिशन है, ये टैक्स जो है सालाना लगता है, तो इसका मतलब होता है कि उस बंदे का जो टोटल टैक्स डिटरमिन करना है वो सालाना बेसिस पे होगा। अब उसकी कलेक्शन कैसी होगी वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी। उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स दुनिया भर में हैं कि टैक्स नॉर्मली बंदे से आप उस वक्त कलेक्ट करें जब उसके लिए कन्वीनियंट हो टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स देना। एज्यूमिंग कि आप इस बंदे से ये कहें कि आप साल के स्टार्ट में टैक्स दे दें 1,80,000 में पूरा, क्या आपको अंदाजा है कि आपकी 1 लाख रुपए इनकम है और आप 1,80,000 रुपये साल के स्टार्ट में दे दें, तो शायद ये उसके लिए इनकन्वीनियंट होगा। जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ सर, मुझे कंप्लीट करें। तो उसके लिए इनकन्वीनियंट होगा कि अभी उसकी इनकम 1 लाख रुपए है और वो साल के स्टार्ट में पे कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था उसे कहा जाए कि आप ठीक है जब आपकी इनकम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सालाना बेसिस पे है, तो आप जब साल के एंड के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेंगे तो आप उस वक्त पे कर दें, ठीक है जी। ये दूसरा तरीका हो सकता था। अब इसमें भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, शायद टैक्स पेयर तो आसानी से कहे हाँ ठीक है यार मुझसे तो आप साल के एंड पे लोगे तो अच्छा है, पूरा साल में पैसे यूज कर लूंगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्या है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू बाद में कलेक्ट होगा, जबकि उसने अपने सिस्टम, अपने खर्चे, अपने मामलात पहले साथ साथ चलाने, राइट। इसमें टैक्स पेयर के लिए भी प्रॉब्लम थी कि टैक्स पेयर को जब साल के एंड के ऊपर, शुरू में तो शायद वो ऑप्शन ले ले कि ठीक है मैं साल के एंड पे दे दूंगा, लेकिन साल के एंड के ऊपर जब उसे 1,80,000 इकट्ठे अमाउंट पे करनी पड़ेगी तो उसे भी उस वक्त प्रॉब्लम होगी। उस वक्त ये नहीं सोचेगा ये पूरे साल का है, उस वक्त ये सोचेगा यार मेरी एक सैलरी है 1 लाख रुपए, उसमें से गवर्नमेंट जो मुझसे 1,80,000 रुपये ले रही है। तो इसलिए कलेक्शंस के कुछ डिफरेंट वेज निकालेंगे, कोई मिडिल वेज निकालेंगे कि टैक्स की कलेक्शन कैसे होगी, ठीक है जी। तो कलेक्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो एनुअल बेसिस के ऊपर हो, उसका तरीकाकार डिफरेंट हो सकता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो टैक्स की कलेक्शन के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, वो क्या क्या होंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। जी क्वेश्चन था जी कदीर साहब आपका, मेरा या मेरा सो फार क्वेश्चन किसी और का भी क्वेश्चन हो? जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो इनकम टैक्स लगता है जी। उसका रेट, उसकी परसेंटेज क्या है? अच्छा ये सर आगे चलेंगे। अभी हमने ना अभी हमने ये जो रेट 15% का एज्यूम किया हुआ है, हमने फर्ज किया हुआ है। ठीक है, बाकी ये ठीक देखें है, ना ये ठीक है पूरे सर। सेक्शन है, अभी हमने तो टैक्स ईयर भी एक्सप्लेन करना है, अभी हमने टैक्स टेक्निकली एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या है, पर्सन में क्या क्या शामिल है। अभी हमने जस्ट एक लेमैन के नजदीक क्या क्या मतलब है वो हमने पढ़ा है। टैक्सेबल इनकम को भी अभी हमने जस्ट एक लेमैन कैसे समझता है उसको वैसे पढ़ा है हमने। एप्लीकेबल टैक्स रेट को हमने एज्यूम कर लिया है 15% का रेट है। तो ये सारे आगे ठीक आने वाले टॉपिक्स में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जी जी ये जो क्लास हो रही है ये हमें रिकॉर्डेड में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जी मिल सकती है जी। आप बिल्कुल जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन टीम है उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो ठीक है सर। आपका इधर पोर्टल बना देंगे या आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, जिस तरह से भी आप ठीक कंफर्टेबल है। होगा आपके साथ। और
और ये जो IRIS का पोर्टल है, जी जी ये खुद ही परसेंटेज लगा देते हैं ना जब हम इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जी जी जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं एक्सेल में, अलग से हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो सिस्टम जो है वो ऑटोमेट करेगा आपके। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, बिजनेस इनकम जी हम एग्जांपल लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारा एक बिजनेस है, उसमें से हमने जी यासिर साहब आप कुछ। जस्ट टू सेकंड यू एंड सपोर्ट यू के सिस्टम जो टैक्सेस खुद कैलकुलेट करता है IRIS में, तो वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो लॉ में लिखे आते हैं, जो फाइनेंस एक्ट में होते हैं। तो टैक्स कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वहां से भी हम कैलकुलेट करें तो वही आते हैं। तो हमें दोनों, हम इंशाल्लाह हम सीखेंगे सारे मिलके सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा हमने एग्जांपल लिया जी कि फॉर एग्जांपल हमारा हम बिजनेस करते हैं और हमने रेवेन्यू, रेवेन्यू से मुराद है कि हमने कोई सेल किए, गुड्स सेल किए हैं, या फॉर एग्जांपल हमने सर्विसेज दी हैं, तो उसके अगेंस्ट हमने कस्टमर से जो पैसे रिसीव किए हैं वो 15 लाख रुपए रिसीव किए हैं, और उसके अगेंस्ट जो हमारे खर्चे हैं, ठीक है जी, एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे पास 11 लाख की अमाउंट के। ठीक है जी, तो इनका जी प्रॉफिट हमारे पास 11 लाख आया। ठीक है जी, अब और ये हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा पूरे साल की है जी। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़रा हम आगे बिल्ड करते हैं। तो अब एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टैक्स रेट भी जो ऐसे आगे जाके पढ़ेंगे, एज्यूम्ड कर लेते हैं जी हम, वो हम चले 15% ही एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे रेट्स ये नहीं है, रेट्स की डिफरेंट स्लैब्स होती है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आसानी के लिए हमने एज्यूम किया। तो हमारे टैक्स बनेगा जी, टैक्स जो हमारा पूरा एनुअल बनेगा, हम कहेंगे जी कि दिस मच अमाउंट जो है हमारी 1,65,000 की टैक्स बनेगा। ठीक है, अब इसको कलेक्ट कैसे किया जाएगा उसके हम बेस देखते हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है जो टैक्स का और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा, वो होगा जी विद होल्डिंग टैक्स। इससे इसके बहुत सारे अल्टरनेट मीनिंग्स भी हैं। विद होल्डिंग टैक्स हम कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, इसके लिए वर्ड जो मर्जी यूज कर ले। ये क्या है जी, विद होल्डिंग टैक्स नाम से जरा विद होल्ड कर लेना, डिडक्ट कर लेना। जब भी आप पेयर जो है, आप फॉर एग्जाम्पल आप पे कर रहे हैं किसी को, आप पे कर रहे हैं और आप किसी को जो पे कर रहे हैं वो पे ही है, आप पे रहे हैं और वो पे ही है, वो रिसीव कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी बंदे को अमाउंट पे करेंगे, तो अगर वो उसकी इनकम है, राइट, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, राइट, तो आपको पता है कि ये उसकी इनकम है, राइट, जैसे हमने अभी उसकी 12 लाख की अमाउंट एज्यूम की थी पूरे साल की। तो जब आप उसको अमाउंट पे कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी बीइंग द पेयर आपको, हालांकि ये आपकी इनकम नहीं है, इनकम तो उस बंदे की है जिसको आप पे कर रहे हैं, टैक्स उसने देना है। आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि आपने उस बंदे का टैक्स जितना एप्लीकेबल रेट्स है वो आपको बता दिए जाएंगे, कहा जाएगा जी आप उसका वो टैक्स की अमाउंट विद हेल्ड कर लें वाइल मेकिंग पेमेंट। जब उसको आप पे कर रहे हैं तो आप उसको पूरी अमाउंट 1 लाख पे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल सैलरी पे करें तो उसे मत पे करें, आप उसमें से कुछ सर्टन अमाउंट डिडक्ट कर लें, आपको उसके रेट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह बता दी जाएंगी, वो डिडक्ट करके आप वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं। दिस इज बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स, कि विद हेल्ड कर लिया आपने, अमाउंट पे करते वक्त आपने कम पेमेंट की, और वो जो कम पे किया वो आपने अपने पास नहीं रखा, वो आपने उसके बिहाफ के ऊपर, यानी जिस बंदे का आपने पे किया उसके बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जिसके बिहाफ के ऊपर आपने पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो ये उसको आप बता देंगे यार ये देखें मैंने आपका टैक्स पे कर दिया, तो साल के एंड के ऊपर वो अपने कहेगा हाँ ये मैंने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है। ठीक है जी, तो एक टैक्स क्या है जी, पेयर बेसिकली क्या करता है, वाइल मेकिंग पेमेंट क्या करता है, डिडक्ट करता है टैक्स फ्रॉम पेमेंट। टैक्स। ठीक है जी, ये एक वे है उसको टैक्स को कलेक्ट करने का, और ये बहुत कॉमनली यूज होगा
और इसमें बहुत सारे पर्पस अचीव हो जाते हैं, टैक्स पेयर के पर्पस से भी, जो टैक्स दे रहा है उसके हवाले से भी, और वालू का गवर्नमेंट के हवाले से भी। जी एडवोकेट मलिक ईशे साहब, आप क्वेश्चन? जी सर, मैं बस अभी ज्वाइन किया है, तो मैं अभी फिर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊँ। जी चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी रमीज राजा साहब, आपका क्वेश्चन है? जी रमीज राजा साहब, अपने आपको अनम्यूट करेंगे फिर आपका क्वेश्चन, आपका हैंड रेज हुआ है। अरे आवाज आ रही है? जी जी अभी आ रही है। सलामकुम। जी वालेकुम सलाम। अरे मेरी है विथहोल्डिंग टैक्स, मेरा कमीशन जो ना मिलता है हमें, जो वो कंपनी हमारा काट देती है तकरीबन 4.5-5 लाख सालाना, वो हम अगर वो शो कर दे तो फिर हमें कोई और टैक्स तो नहीं पेड करना पड़ेगा? नहीं सर, हमारा ये जो ना इजी पैसा जेल केस का काम है। जैसे ही हमें जो कमीशन मिलती है 1000 के ऊपर 10 रुपए कमीशन देती है कंपनी, उसमें से जो ना 2 रुपए ऑलरेडी टैक्स के काट के 8 रुपए हमारे अकाउंट में सेंड करती है। वो ठीक है। हमें जो ना लेजर भेजते रहते, भाई आपकी इस साल इतनी डिडक्शन हमने की है और ये रेफरेंस नंबर है, हमने FBI में आपकी जमा कर दिए, मगर वहां हमारी शो नहीं हो रही, हम फिर भी नॉन टैक्स पेयर शो हो रहे। अलग से जो ना वकील को पैसे देकर हमें जो है टैक्स पेयर बनना होता है। वो हमारी बेसिकली 3-4 लाख रुपए विथ होल्डिंग टैक्स कंपनी ऑटोमेटिक काट लेती है कमीशन में से। ठीक है, ठीक है रवि साहब, थोड़ा सा वेट करें, मैं इस लेक्चर के एंड के ऊपर आपका इंशाल्लाह ये क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। अभी मैं ये कह देता हूँ कि जो आपका टैक्स काट लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ये सारा टैक्स हो गया। अभी हम पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ये आपका एड्रेस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड तक चलते हैं इंशाल्लाह, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये 15 लाख की जो रेवेन्यू था ना जी, ये हमने एज्यूम करते हैं हमारे 3 कस्टमर थे, एक भी हो सकता था या एक से ज़्यादा भी हो सकते थे, 3 से भी ज़्यादा हो सकते थे। हमने एज्यूम किया 3 कस्टमर थे, 6 लाख हमने एक बंदे को से लिए हैं, और 5 लाख एक बंदे से लिए हैं, 4 लाख एक बंदे से लिए हैं, तो टोटल हमने उससे 15 लाख रेवेन्यू हमारा बना है। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं कि ये सारे पैसे हमें मिल भी चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है इनवाइस थी जी, हमने जो अपने कस्टमर को की थी, राइट। तो उसने क्या किया, उसने टैक्स जो है डिडक्ट किया। अच्छा, अब टैक्स के जो डिडक्शन है ना, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कितने पे टैक्स काटे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो टैक्स के काटने के रेट होंगे और यहाँ पे जो रेट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, कुछ केसेस में सेम भी हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ केसेस में पॉसिबल ही नहीं होगा सेम होना, तो इसलिए वहां पे सेम नहीं होंगे। और वैसे भी ये वाला जो रेट होता है, ये नॉर्मली ये जो रेट लग रहा होता है, ये आपकी उस पर्टिकुलर हेड में, जैसे बिजनेस में आपका जो रेट लग रहा है, ये वैसे भी प्रॉफिट के ऊपर लग रहा है। और यहाँ पे जो टैक्स कट रहा होगा, यहाँ पे जो टैक्स कट रहा होगा, ये आपकी ग्रॉस रेवेन्यू के अमाउंट पे कट रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है कि इम्पोजिशन के रेट जो है वो हमारी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन करने के लिए होते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं जो हमारे विद होल्डिंग के रेट हैं, जो जिसपे हमारा टैक्स कट रहा होगा। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो टैक्स विद होल्डिंग का रेट था वो 5% था। ठीक है, और असूलन ये कम ही होना चाहिए वैसे। उसकी वजह यह है कि जब आप रेवेन्यू के ऊपर रेट लगाएंगे तो रेवेन्यू की अमाउंट तो ज्यादा है और प्रॉफिट की अमाउंट तो कम है। प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर ज्यादा रेट हो और रेवेन्यू के ऊपर कम हो, तभी वो लॉजिकल सेंस बनाता है। तो बहरहाल जो भी रेट था, हम इस बहस में नहीं जाते, हम कहते हैं जी 5% का रेट था। तो क्या करेगा जी, हमारे कस्टमर जो है वो 5 लाख सॉरी हर अमाउंट के ऊपर जो है वो 5% लगाएंगे, और ये अमाउंट क्या करेंगे, आपकी डिडक्ट कर लेंगे। और नेट में आपको कितना पे करेंगे जी, नेट में हमने आपका 5% डिडक्ट किया, हर बंदे ने आपका डिडक्ट किया, राइट। और आपको उसने 1.425 मिलियन, आपके जो 15 लाख रेवेन्यू था उसको उसने 75,000 काट के आपको 14,25,000 आपको पे कर दिए। यहाँ पे याद रखिएगा, आपकी जो रेवेन्यू है ना वो 15 लाख ही है, राइट। अब ये नहीं कहेंगे कि हमें जो मिले 14,25,000 तो हमारी इनकम 14,25,000, नहीं। 15 लाख में से उसने 14,25,000 आपको पे कर दिए हैं,
और ये 75,000 आपकी बिहाफ के ऊपर किसी और को पे कर दिए, यानी टैक्स अथॉरिटीज को पे कर दिए, टैक्स पे कर दिए। तो आपके नजदीक आपको 15 लाख पूरे मिल चुके हैं। 14,25,000 कैश की शेप में या बैंक की शेप में, बाकी 75,000 आपको एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि मैंने ये आपके बिहाफ के ऊपर टैक्स पे कर दिया है। टैक्स पेड टू FBR on the behalf, on your behalf. वो आपका कस्टमर है तो आप उससे वेंडर है, यानी आप उसको बेच, आप उसे कस्टमर ट्रीट कर रहे होंगे तो वो सोच रहा है कि मैं आपसे खरीद रहा हूँ, तो वो आपको अपना वेंडर सोचेगा, तो आपके ब्याज के ऊपर, वेंडर के ब्याज के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके पास इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने सिर्फ आपके बिहाफ के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना। अब ये जो जिस बंदे ने काटा वो ये नहीं कहेगा ये मैंने टैक्स पे किया है, ये सिर्फ एक बीच में कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी, उसने कलेक्ट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देना था। ये अल्टीमेटली टैक्स आपने ही पे किया है, ठीक है, लेकिन थ्रू दैट वेंडर या थ्रू दैट कस्टमर आपने पे किया उसको। ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, 75,000 आपका जो है टैक्स जो है गवर्नमेंट को उसने डिपॉजिट करवा दिया है। ठीक है। अब ये था सबसे पहला और सबसे कॉमनली यूज्ड विदहोल्डिंग टैक्स वे कि टैक्स कैसे कलेक्शन करते हैं। अब आ जाए साल के एंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल पूरे साल में हमने निकाला हुआ है कि पूरे साल में आपके ये 3 कस्टमर्स थे और आपका जो टैक्स हमने काट लिया था 75,000 काट लिया था, और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी साल के एंड के ऊपर बनती है वो हमने पहले ही डिटरमिन की हुई है, 1,65,000 वो हमने डिटरमिन की हुई है। अब आए जो आपका रमीज साहब का क्वेश्चन भी है वो भी यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। अब आ गया साल का एंड आ गया, ठीक है। जो साथ साथ जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है ना, ये टैक्स को कलेक्शन का तरीका है। अभी आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, इम्पोजिशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। अभी आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म नहीं होगी। क्या किया जाएगा जी, साल के एंड के ऊपर आ जाएगा एट ईयर एंड, जब साल पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ टैक्स तो सालाना बेसिस पे लगेगा, राइट। वो तो कलेक्शन का तरीका कार था। कलेक्शन का तरीका तो किसी भी तरीके से होता था, जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कलेक्शन का तरीका जो जो आपने उसको पैसे लिए तब तक वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक, कुछ केसेस में हो सकता है टैक्स कलेक्शन मंथली बेसिस पे हो जाए, राइट। तो एक तरीका जो उसने टैक्स कलेक्ट किया वो हमारा 75,000 वो उसने ट्रांजेक्शन के ऊपर, जब जब हमने उसे इनवाइस किए तब तब उस हमारे कस्टमर ने हमारा टैक्स काट लिए। तो साल के एंड के ऊपर जब हम आ रहे हैं तो हम कहेंगे जी अब हम अपनी वर्किंग करेंगे, हम कहेंगे जी हमारी टैक्सेबल इनकम कितनी है, राइट। टैक्सेबल इनकम हम कहेंगे जी, जैसे इस केस में हम कहेंगे जी हमारी 11 लाख की टैक्सेबल इनकम, 15 लाख के हमारे रेवेन्यू था, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस इनकम में 15 लाख हमारा रेवेन्यू था, और उसमें से खर्चे भी हम माइनस कर सकते थे 4 लाख के। वो 4 लाख के हमारे खर्चे हुए थे, तो नेट में हमारे पास 11 लाख हमारे पास इनकम आ गई। और एज्यूमिंग कि इस इनकम के ऊपर टैक्स है, टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर हमने रेट भी एज्यूम किया हुआ था। तो वही रेट हम यहाँ पे जो टैक्स रेट हम लगाएंगे जी, हमें 15% का, हम एज्यूम कर लेते हैं जी इसको, आप इसका 15% जी टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर। आप कहेंगे जी मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है, ₹1,65,000 है, राइट। अब आप कहेंगे कि मेरा जो ऑलरेडी टैक्स पेड है, टैक्स ऑलरेडी पेड, वो कितना है जी। वो जो 75,000 उस बंदे ने, जो कस्टमर्स ने आपके डिडक्ट करके आपको पे किया था, वो आपका टैक्स था। तो उसके आपके पास कुछ एविडेंस भी दे देगा, कोई डॉक्यूमेंट दे देगा आपको, उसके कुछ नाम भी होता है, वो भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। वो कहेगा जी ये देखिए मैंने आपके नाम पे टैक्स जमा कराया। और ये वैसे आप खुद भी फेच कर सकते हैं कि मेरे नाम पे टैक्स जमा हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आईआरएस का जो पोर्टल है हम आगे चल के देखेंगे, वहां से हम फेच भी कर लेंगे क्या ये हमारे नाम पे टैक्स जमा हुआ है कि नहीं हुआ। बहरहाल वो आपको एक एविडेंस प्रोवाइड कर देगा, राइट। अगर वहां से फेच नहीं भी हो रहा, कुछ सर्कमस्टेंसेस में नहीं भी फेच होगा, तो नहीं फेच होगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप सिंपल उससे कोई एविडेंस होगा वो आपको दे देगा, आप कहेंगे हाँ ठीक है ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा हो चुका है। अब आपका टोटल टैक्स बनता था 1,65,000, आपका 75,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आपको नेट में $90,000 और पे करना पड़ेगा। ये टैक्स आपका साल के एंड के ऊपर आपने खुद पे करना है।
एज्यूमिंग कि आपकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बस ये एक यही ट्रांजेक्शन थी। ठीक है, तो आप ये सारा सिनेरियो जो है आपके रिटर्न के अंदर आ रहा होगा। ये समरी आपने बताई है, इसकी डिटेल है। एज्यूमिंग कि आपके टैक्सेबल इनकम 11 लाख थी, 15% आपने उसके ऊपर रेट लगाया, 1,65,000 बनता था, 75,000 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, बाकी का 90,000 आप खुद पे करेंगे। तो उम्मीद राजा साहब आपका जो क्वेश्चन था कि मेरा वो टैक्स काट लेता तो क्या मुझे दोबारा जो है वो एंड पे जमा करवाना पड़ सकता है? हाँ, हो सकता है आपको करवाना पड़े। एक आध सिनेरियो में नहीं भी रिक्वायर्ड होता, वो भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मली ऐसे होता है कि आपका जो टैक्स कटा हुआ होता है वो आप साल के एंड के ऊपर अपनी इनकम टैक्स जो लाइबिलिटी आपकी बनती है उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने देखा जी आपका टैक्स बन रहा था 1,65,000, आपका जो कटा हुआ था जो ऑलरेडी आप पे कर चुके थे वो माइनस करके बैलेंस अमाउंट आपको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है जी। जी क्वेश्चन है जी कदीर साहब आपका। सर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनका मंथली बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करते हैं, ठीक है, सैलरी से। तो काइंडली मुझे यह बता दें कि इनकम कितनी होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, सालाना इनकम कितनी होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, जी मिनिमम कदीर साहब। अमाउंट। जी जी, कितनी अमाउंट आप एम्प्लॉय सैलरी की बात करें? जी जी, सैलरीज हो या जो भी हो, मतलब एक इंडिविजुअल है उसने टैक्स पे करना है तो उसकी सालाना इनकम कितनी होनी चाहिए कि उस पर टैक्स तो एप्लीकेबल होगा, लाइबिलिटी उस पर आएगी। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। वो कितनी अमाउंट होगी अभी हम सारा कुछ एज्यूम करके कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए करना चाह रहे हैं जो आपको फेस ठीक हो है। रहा है उसका सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको ठीक टैक्स है। कार्ड भेजूंगा, वहाँ पे लिखे होते हैं, वहाँ पे आप वहाँ से देख के कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ये थोड़ा जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, ठीक, और ये जो बिजनेस इनकम है, ठीक है, 11 लाख बन रहा है प्रॉफिट, जी जी उसमें से हम पे कर रहे हैं 15% टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे आएगी 1,65,000। तो ये जो हमने कस्टमर का काटा है, ठीक है, टैक्स मंथली बेसिस पे हमने काटा हुआ है, एक का 30,000 काटा है, एक का 25,000 काटा है, एक का 20,000 काटा है, ठीक है। तो इनकी जो इनका फिर इसके बाद अगर इन्होंने टैक्स पे किया हुआ है तो इसके बाद इन पे टैक्स क्यों एप्लीकेबल हो रहा है, या ये इंडिविजुअल पे हो रहा है या ये बिजनेस पे होगा? ये जो 90,000 है ये अच्छा बिजनेस अच्छा पे करेगा या कस्टमर पे करेगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ, शायद वो एग्जांपल मिक्स हो गई है। देखें, ये कस्टमर वन है ना, ये हम ये दोनों एक एग्जांपल्स हैं कि ये आप हैं, ये हम लोग हैं। ठीक है जी, हमने ये अपने कस्टमर को ये 15 लाख की ये इनवाइसेस की हुई है, 15 लाख की। ठीक है। ठीक है जी, उस बंदे ने ठीक। क्या किया, 15 लाख 6 लाख में से एक बंदे ने किया जी 30,000 काटा, आपको 570 पे किया, दूसरे ने 25 काटा, 475 पे किया, दूसरे ने तीसरे ने 20 काटा, 380 पे किया, तो उसने आपको 1.425 मिलियन आपको पे किया। राइट, ठीक ये है। हमें पे किया। तो ये जो इसने 75,000 इन 1 2 3 ने काटा, ये उनका अपना टैक्स नहीं था, ये हमारा अच्छा, टैक्स उन्होंने काट के जमा करवाया हुआ है। ये बिजनेस का टैक्स है। जी, ये हमारे बिजनेस का टैक्स है। ठीक है, और ये कस्टमर ने पे किया है। ये कस्टमर ने पे नहीं, कस्टमर ने हमारी अमाउंट में से काट के पे किया है। ठीक है, जो हम उसे पे ये कर रहे हैं उसमें से काट के उसने पे देखिए ना, किया है। आप कहते हैं जी मैं फॉर एग्जांपल किसी को इनवाइस करता हूँ, मैं किसी को गुड सेल करता हूँ, जी तो कहता है जी ठीक है आपने उसे गुड्स बेची, आपने उसे 1 लाख पे लेना है ना, जी तो जी। आपको 1 लाख पूरा नहीं पे करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट काट के पे करेगा। जो फॉर एग्जाम्पल उसमें से 5,000 काट लेता है तो वो आपको 95,000 पे करता है। तो ठीक है। 5,000 बेसिकली जो उसने टैक्स पे किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लगेगी, लेकिन ये टैक्स ठीक है। आपका ही है। ठीक है, ये कंपनी का ही टैक्स होगा जो जी वो जी, हमें, कंपनी का ये जो है जो ये हमारा रेवेन्यू है जो कस्टमर हमें पे कर रहे हैं, 6 लाख, जी पाँच बिल्कुल आपका, लाख 4 लाख। जी जी ठीक बिल्कुल है। ये आपका रेवेन्यू। ठीक है सर, और इसमें से वो टैक्स काट के ऑलरेडी वो खुद टैक्स काट के हमें पे कर रहे हैं। यस, तो वो इसके काटेगा, बाद कैसे काटेगा? उसके ऊपर भी उसको ये नहीं कहा कि वो ऐसे ही काट लेगा, उसको भी गाइड किया जाएगा कि आपने इतना काटना है, ऐसे काटना है, ठीक। वो उसके मुताबिक काटेगा। अगर वो नहीं काट सकता ठीक। तो आप उसे रोकेंगे, आपने नहीं काटना, तो एट टाइम देखेंगे वो ठीक है, उसको काट नहीं भी सकेगा। अगर हम उसे कहें कि भाई आप टैक्स नहीं काटना, हम खुद पे कर लेंगे टैक्स, वेरी तो गुड, ऐसे भी हो वेरी सकता है। गुड। जी, इसका कौन क्वेश्चन एड्रेस करेगा जी? अब ये ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप कस्टमर के साथ मिल जाएं और जी आप उसे कहें कि टैक्स ना काटो, जी जी और इस तरह तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा, आप यहाँ पे भी बचा लेंगे और यहाँ पे भी बचा लेंगे, जी जी टैक्स ये भी ना पे करें, तो क्या ऐसा हो सकता है? कोई इसमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या क्या करती होगी जी गवर्नमेंट? जी यासिर साहब। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें सर जो मेरी चीज़ें मैंने देखी हैं
गवर्नमेंट सर्टन प्लेसेस पे तो एक जनरल किस्म की चीजें बता देती कि आप फला चीजें एडजस्ट करके बाकी तो टैक्स वो एडजस्ट, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो है ना, विद होल्डिंग एजेंट वो टैक्स काटेगा। और कुछ स्पेसिफिक एरियाज में गवर्नमेंट एफबीआर स्पेसिफिक अप्रूवल्स दे देती है एग्जेम्पशंस की कि इनकी विद होल्डिंग ना हो, वो प्रोवाइड करेंगे तो वो टैक्सेस नहीं कटेंगे। लेकिन खुद से टैक्स पेयर अपने विद होल्डिंग एजेंट को ये कह दे कि मैं टैक्स नहीं देना चाह रहा, ऐसा नहीं होगा, वो टैक्स ऐसा कटेगा। नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल आपका जानने वाला है, इनका सवाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल वो हमारा जानने वाला है, हम उसे कहते हैं यार ना काटो, तो वो नहीं काटता। ऐसा हो सकता है कि वो ना काटे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? इसके रिपरकशंस ऐसा नहीं है कि ये रखिए स्कीम तो बंदा उसकी मर्जी है नहीं काटेगा। जरा देखिएगा क्या सिनेरियो होगा। आप जरा देखिएगा, आपका जो रेवेन्यू बना है, ये जो आपकी इनकम है, मैं कह सकता हूं कि ये जो 11 लाख जो बना है, ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 का एक्सपेंस है ना, कह जी जी सकते हैं जी ना आप। हम एक एक जी एक जी बंदे की एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर 1 की एग्जांपल लेते हैं। ये कहेगा कस्टमर 1, आपने कहा मेरा रेवेन्यू है, वो कहेगा मेरा 6 लाख खर्चा है, राइट? जी जी, जो और वो वो हमारी कस्टमर भी कंपनी अपने, को पे कर रहा है। यस, वो आपकी कंपनी को पे कर रहा है, ठीक है। तो वो जो पे कर रहा है उसका खर्चा एज्यूम करेगा। अच्छा, अब होगा क्या, जरा देखिएगा, ये वाला जो कस्टमर 1 है, ये भी तो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होगा ना। जी जी ठीक है, ये अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा या अपनी जब वर्किंग करेगा टैक्स की, हम रिटर्न की बात नहीं करते, टैक्स वर्किंग करेगा, तो ये भी तो ऐसे ही करेगा ना कि मेरा इसका अलग से रेवेन्यू होगा कोई, ये इसके अपने कस्टमर्स होंगे और उसमें से खर्चे माइनस करेगा, राइट? ठीक उस है, खर्चों में 6 लाख भी शामिल होगा। क्योंकि ये पे कर रहा है। जी, एज्यूम जी करें कि ठीक है। इस जो कस्टमर 1 का रेवेन्यू जो है ना, फॉर एग्जांपल 2 मिलियन बनता है, एज्यूम कर लेते हैं। जी जी, उसमें से एक्सपेंस 6 लाख होगा। ये एज्यूम करते हैं यही 6 लाख का खर्चा है बस, और नहीं है उसका। ठीक है। तो ये माइनस करेगा जी, कहेगा मेरा 14 लाख की इनकम है, 1%। राइट? तो ठीक इस है। 14 लाख के ऊपर कोई भी जो उसका रेट है वो रेट लगाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ठीक क्या है। कहा जाएगा इसको, कि आप ये चीज रोकने के लिए कि वो टैक्स काटे, उसे कहा जाएगा अगर आपने ये टैक्स जो काटना है अपने वेंडर का, ये काट के, ये 75,000 काट के ना जमा करवाया, जी जी। तो आपके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे। अच्छा। पेनल्टी क्या लगाएंगे? पेनल्टी की बहुत सारी किस्में हैं। एक तो ठीक ये है। पेनल्टी है जी कि ये टैक्स भी हम आपसे कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करवाया तो जी हम जी आपकी जेब से कलेक्ट कर सकते हैं 75,000। और दूसरा जी एक जी। और बड़ी पेनल्टी आपको ये लगाएंगे कि हम आपका ये खर्चा ही नहीं मानेंगे, हम कहेंगे आपका खर्चा जीरो है और आपको पूरी 20 लाख के अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो 6 लाख पे टैक्स नहीं पे करता, नहीं जो काटेगा 20,000 उसका बन रहा है। जी, नहीं काटेगा। अब वो काटेगा या नहीं काटेगा? ठीक है, अब वो आपका रिलेटिव भी हुआ ना, फिर भी काटेगा। जी जी ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि ये अगर मैंने ना काटा तो दो के वो समझता है, इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, इसका मुझे फायदा होना है, ये तो जिसका मैं पे कर रहा हूँ उसका है। लेकिन इसके ऊपर ये एक तलवार लटकाई हुई है गवर्नमेंट ने कि अगर आपने ना काटा तो हम आपसे कुछ टैक्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा ये कि जो आप ये खर्चा क्लेम करेंगे ना, इसको हम खर्चा नहीं मानेंगे और फिर आपको अपनी सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो इन अब दैट केस वो टैक्स लाजमी काटेगा। अब हमारी कंपनी में हमें डेली चेक आता है, ठीक है, कोई मिलियन को होता है, कोई 2 मिलियन को होता है, कोई 3 मिलियन को होता है, पर वो तो फिर टैक्स उसमें से नहीं डिडक्ट कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो रेवेन्यू होगा वो सारा ही वो होगा, और उस पे जो पेनल्टी लगेगी वो ये होगी कि भाई आपने 2 मिलियन का चेक दिया है, आपने उसमें से टैक्स नहीं काटा, तो बस आपकी वो पेनल्टी पड़ी है, आपका एक्सपेंस जीरो है। ऐसा ही होगा। जनरली ऐसे ही है, जनरली ऐसे ही है, बिल्कुल जी जनरली जो जी। हम रूल पढ़ रहे हैं एज ए लेमैन ऐसे ही है। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर टैक्स काटना बनता ही ना हो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने एज्यूम किया ना कि वो टैक्स उस पर काटना बनता है, तो ये टैक्स कौन कौन काटेगा वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो हो सकता है जिस ठीक बंदे को आप चीजें बेच रहे हों वो उस कैटेगरी में फॉल करती हूँ कि वो उस पर टैक्स काटना उसका बनता ही ना हो। ये टैक्स ठीक है। काटने वाले पे तब पेनल्टी लगाई जाएगी जब उसे उसके ऊपर टैक्स काटना बनता है। अगर अब नहीं ये बनता, जो लॉ ने खुद कहा है कि आपने नहीं काटना, तो आप नहीं काटेंगे। अब ये जो टैक्स पेएबल बन रहे 90,000, जी जी, ये हमारी कंपनी पे करेगी, राइट? यस, ये आप खुद पे करेंगे। और कब पे करेंगे? एट द टाइम आप, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हम टैक्स ईयर के एंड के पे करेंगे। ये आपकी बिल्कुल, आप वैसे लाइबिलिटी टोटल 1,65,000 थी, उसमें से 75 पे हो चुका है, बाकी ठीक आप है। अभी पे करेंगे। ठीक है सर। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब पे करेंगे। ठीक है, बस यही जी यासिर कंफ्यूजन थी। साहब कुछ थैंक यू। ऐड करना चाह रहे हैं? सर इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूंगा ताकि हमारे जो दोस्त ये सवाल कर रहे हैं तो इनको भी सपोर्ट हो जाएगी।
सैलरीज में मैं जब बैंक में जॉब करता रहा तो बैंक में मैं सैलरीज खुद डिसबर्स किया करता था, मैं डिसबर्सिंग ऑफिसर था वहाँ पे। तो सेक्शन 149 में जो आगे एग्जेम्पशन उसमें एडजस्टमेंट्स और क्रेडिट्स हैं, हम अपने कोलीग्स को क्रेडिट्स एडजस्ट करके और जो एडजस्टमेंट्स थी वो भी अलाउ करके बाकी टैक्स काटते थे, यानी उनकी टैक्स की डिडक्शंस कम हो जाती थी। ये एक काम है। और सर्टन वेंडर्स में हमारा जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर था वो स्पेसिफिक एफपीआर की एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेके आया करता था हमारे पास, तो उनको जो हम पेमेंट्स किया करते थे उनकी उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं किया करते थे, विद होल्डिंग नहीं किया करते थे। तो यहाँ पे विद होल्डिंग कम भी हो जाती थी और एक जगह पे हम नहीं भी किया करते थे। तो केस टू केस जैसे आपने कहा कि ये वेरी करता है, तो एग्जांपल्स मेरे पास थी तो आपके सामने रखती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल। हम अभी ये समझते हैं कि हम देखेंगे क्या उस बंदे ने टैक्स काटना है कि नहीं, वो किसने काटना है किसने नहीं काटना, वो हम एक पूरा एक टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो हम एज्यूम किया था उसने काटना था, ठीक है। अगर उस पर नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है काटने की, तो फिर तो वो आपका पूरी अमाउंट पे करेगा और इस केस में उसके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो ये था जी। बाकी लोग जी हमारे साथ उमैर साहब, फयाज साहब, आप लोग थम्स अप कर रहे हैं अगर आपको समझ आई। क्वेश्चन है रमीज साहब, आपका क्वेश्चन था कि आपका जो टैक्स कट गया था उसके आगे वापस दोबारा पे करने की जरूरत है या नहीं, आपको किसी हद तक क्लियर हुआ है? सर जी, जी ये जो जी आप कह रहे हैं कि उस पे अगर लाइबिलिटी ना हो टैक्स पे करने की, जो हमें कस्टमर पे कर रहा है, ठीक है, उस पे जी अगर वो अगर टैक्स नहीं पे कर रहा, उसमें से विद होल्डिंग टैक्स नहीं पे कर रहा और हमें वो पूरी अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है, उसमें से टैक्स नहीं काट रहा, तो हमें जी जी कैसे पता चलेगा कि इस पे लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी नहीं थी? बिल्कुल, बिल्कुल है। सेक्शन है जी, पूरा एक सेक्शन है उसमें कि ठीक है। किस ने टैक्स काटना है और किस किस रेट पे काटना है और और काट के उसकी नेचर क्या होगी, पूरा सेक्शन है इसके ऊपर। इंशाल्लाह वो हम ठीक डिस्कस है। करेंगे, हमारे और सिलेबस का उसके पार्ट है। हमें उसके हमें नोट्स वगैरह मिलेंगे कि नहीं जी मिलेंगे? जी बिल्कुल, नोट्स मिलेंगे। ये मैं आपके साथ, आप कहेंगे तो मैं एडवांस में शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड्स बनी हुई होंगी, ये आप इसमें से ठीक है। देख सकते हैं। टैक्स कार्ड जो है वो हमारी फर्म का अलग से कार्ड बना होता है। कौन ठीक कौन है। से रेट हैं वो हम आगे चल के आपके साथ शेयर कर देंगे कि कौन कौन ठीक से है रेट किस सर। किस जगह पे लगते हैं, शेयर कर देंगे। ठीक है सर, थैंक शुरू यू, में थैंक शुरू में हमने कोशिश कोशिश ये करनी है कि फाउंडेशन बिल्ड हो और फाउंडेशन जी बिल्कुल जी। लॉजिक के ऊपर खड़ी हो। लॉ याद रखिए, लॉ जो है ना ऑलमोस्ट मैं कहता है तो 90-95% लॉ जो है ना वो लॉजिक पे खड़ा है। अगर जी जी। लॉजिक आपने पकड़ ली तो फिर आपको क्रैमिंग करना, रट्टा लगाना वो नहीं होगा। ये बाकी चीजें, रेट क्या होता है कैसे होता है, ये सारी चीजें आप बुक खोलें आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको लॉजिकल फाउंडेशन अगर आपके पास हुई ना तो फिर आपको ठीक है। ढूंढना भी आसान हो जाएगा। ठीक है ठीक जी। है सर, थैंक यू। क्वेश्चन है जी, पहले जी रमीज साहब आपका क्वेश्चन है। अरे ये जो विथ होल्डिंग टैक्स हमारी कट रही है तकरीबन साल की 5-6 लाख रुपए है। हमारा रेवेन्यू जो ना इनकम के हिसाब से यही टैक्स बनती है। हमारा रिटेल का काम है, इजी लोड का और बैलेंस का। तो क्या हम और भी टैक्स पे कर सकते हैं या इसी से सब इसी टैक्स में से विथ होल्डिंग जो कट रही है उसमें से हम टैक्स पे हो जाएंगे? जी हमारा जी जो हम जिससे भरवाते हैं ना वो हमारे रिटर्न में 0-0 लिख रहा है, अभी कोई डेटा ही नहीं डाल रहा। वैसे ही हमें टैक्स पे कर रहा है क्योंकि पैसे हमें बैंक से निकलवाने होते हैं। लोगों की कैश आती है, वो इजी पे के अकाउंट में आते हैं, वो कंपनी में बैंक में ट्रांसफर करती है, फिर बैंक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तकरीबन वो हमारी मिलियंस में ट्रांजेक्शन जाती है साल की। और जब हम उससे बात करते हैं वकील से, वो बोलता है भाई कोई मसला नहीं, मैं आपकी टैक्स रिटर्न कर रहा हूं। हमारी विथ होल्डिंग टैक्स वो उधर नहीं आ रही जो ना हमारे रिकॉर्ड में आईआरएस पे, वहां पर शो हो रही है कि आपकी इतनी विथ होल्डिंग या इस कंपनी कमीशन आपकी जमा हो गई है, मगर हमारे खाते में 0-0 वकील जो है ना हमारे गोशवारे भर रहा है। तकरीबन 2016 से हमारे भर रहा है। इस पर थोड़ा बता दे। जी रवि साहब, आप वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह का सिनेरियो आप बता रहे हैं, वैसे इसमें मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजेंगे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूंगा, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ये गलत हो रहा है, ठीक है। वो देखिए, तो सब अब हमें भी अभी पता चल रहा है, ये 2016 से हमारे पास ये तो फ्रॉड हो रहा है। कभी भी नहीं पाए एफबीआर हमारे ऑडिट अभी तक तो हुआ नहीं, अभी भी आगे चल के एफबीआर ऑडिट करेगी फिर तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा वकील जी जी बोलता है बिल्कुल मैं ऐसे ही, बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल अभी ऐसे ही। जाके जब हमने खुद को आईआरएस में लॉग इन किया है, पासवर्ड अभी क्या है 3 महीने के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है ना, तो जी जी वकील को हमारा मोबाइल नंबर और हमारी मेल की जरूरत पड़ती है ठीक रिस्टोर करने के लिए। तो ठीक। हम अच्छा उसको खुद
हम उसको खुद रिस्टोर करके देते हैं। अभी हमने खुद जब लॉग इन किया है तो हमारे डेटा में तो कोई है ही नहीं, ना रिटर्न फाइल की हुई है, ना ऐसे ही 0 इनकम बता के जो ना हमारी वो हमें एक्टिव तो कर देता है, मगर हमारी बैंकों में जो ना तकरीबन ट्रांजेक्शन इसी पैसा के निकलवाते हैं डेली 10-15 लाख की साल में, जो ना तकरीबन बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। अभी तक तो ऑडिट नहीं, 2016 से हम जो ना टैक्स पेयर है। जी बिल्कुल रमेश साहब, अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो रहा है और आप कह रहे हैं हमारी कमीशन इनकम है, तो असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके साल के एंड के ऊपर टैक्स ना बन रहा हो, ये उसमें वो बात वो ठीक कर रहा हो, लेकिन फिर भी 0 की रिटर्न फाइल करना फिर भी नहीं बनती। ठीक है, वहां पे आप लोग वो वही आगे तो जाके हमें पढ़ेंगे। समझ नहीं। जी जी जी। तो इसमें ये बेहतर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप उससे बैठ के डिस्कस करें कि आप मेरी इनकम तो है और मेरा टैक्स भी कट रहा है, तो आप 0 की रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। ठीक है, या आप मुझे तभी तो डॉक्यूमेंट भेजें, आप मुझे जी डॉक्यूमेंट तभी भेजें तो अपनी एक रिटर्न, कोई एक रिटर्न भेज दें। तभी तो आपके पास आए सीखने के लिए। थोड़ा बहुत हमें इल्म होगा तो हम उससे बात करेंगे ना। आप वो वकील है, वो बोल रहा है मैं बैठा हूँ, आपको पता नहीं है टैक्स के मामला का। ठीक है, फिर थोड़ा सा रमीज साहब वेट करें, इंशाल्लाह जब आप ये सही कोर्स में थोड़ा आगे चलें, 15-20 सही घंटे है। इसमें होने दें, तो आप उससे सवाल पूछेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि आप पढ़ लिख के आए हुए हैं, और इंशाल्लाह सही पूछेंगे आप उससे। सही ठीक है। है सर। सही है। जी क्वेश्चन है जी, राशिद साहब आपका पहले हैंड रेज हुआ था जी। सर एक तो ये था कि आप हमारे पास कोई लिस्ट होनी चाहिए सेक्शंस की जो हमें लाजमी याद करने हैं, पढ़ने हैं, कुछ वो ऐसा बना दें। और प्लीज़ जी मेरी सर, वो सब बने हुए दोस्तों से वो गुजारिश बने हुए होगी वो आपके साथ कि शेयर जो करेंगे। आज की जो क्लास है सर, देखिए आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, पर्पस ये सीखना है कि ये होता क्या है बस। अभी सेक्शन जी मैंने जी अभी एक बाकी सेक्शन का जिक्र किया, बाकी इंशाल्लाह हर एक चीज आगे एक एक जो चीज हम पढ़ेंगे आगे, वो एक एक चीज के नोट्स बने हुए हैं वो आपके साथ शेयर होंगे, उसमें सेक्शन नंबर लिखे हुए हैं, आप लॉ के अंदर जाके सर्च करना चाह रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया आपको कि इनकम टैक्स को कौन कौन से लॉ बर्न करते हैं, तो अभी तक वो हम गए ही नहीं। ठीक है जी, जी जी। और दूसरी सर अभी गुजारिश तो थी कि बेसिस हमारे हम मेरी कह रहे हैं लॉजिकली कैसे होना चाहिए, वो लॉजिकली कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं जी। ठीक दोस्तों है से डॉक्टर साहब। गुजारिश थी जी जी विद इन द टॉपिक हम वो क्वेश्चन करें। तो अभी इस तरह तो काफी सारा आपका लेक्चर रह जाएगा इसमें, इस तरह तो सर ठीक है। कोई जो मसला बाकी नहीं है, अभी देखिए प्रॉब्लम है, राशिद साहब उसमें ये बाकी है ना प्रॉब्लम कि आपसे बाद में बात करते हैं। देखिए शुरू में सर क्वेश्चंस को हम इंकरेज करते हैं, उसकी वजह ये है कि एक तो ये डिस्कशन अच्छा मोड बनता है, को जितनी आप डिस्कशन करेंगे इतनी आपकी थोड़ी लर्निंग होगी। थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा पता होता है उनको, वो ऐड कर देते हैं उसमें, वो जहाँ मुझे ज़रूरत होती है रोकने की ना, मैं वहाँ रोक देता हूँ, मैं कहता हूँ यार यहाँ ये क्वेश्चन हम आगे एड्रेस कर लेंगे। तो डिस्कशन में हम ये बेसिकली कोई क्लास तो है कोई नहीं कि जिसके बाद आपने जाके एग्जाम देना है, ये तो मकसद ही सीखने का है। तो इसमें देर इज प्रोबेबिलिटी बिल्कुल के, बल्कि लार्ज प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हमें आप लोगों से भी मिले, जिसे हमें कोई नई डायरेक्शन मिले कि यार हम इस डायरेक्शन में इस डिस्कशन को लेके जा सकते हैं, तो वो करना है। लेकिन याद रखिएगा पर्पस जो हमारा जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास 1 का आज का मोटिव ये है जी कि हमने ये सीखना था कि टैक्स इम्पोज कैसे होता है, कलेक्ट कैसे होता है, हमने ये मिनिमम पे सीखना है। ठीक है जी। तो बेहतर। बाकी चूंकि जितनी शुरू में डिस्कशन करेंगे आप, इतना आप हमारा दिमाग ओपन होगा। लेकिन ये बात मैं आप एग्री करता हूँ कि कोशिश करें कि वो टॉपिक से रिलेटेड ही रहे। थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर वो अगेन, अगर आप अपना पर्सनल केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वीकडेज में किसी भी टाइम पे आप मुझे मैसेज कर दें, टाइम बता दें, हम एक सेपरेट मीटिंग कर लेंगे। उस ये मैं एग्री करता हूँ कि ताकि वो बाकी लोग जो है उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। जी यासिर साहब आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन मेरे बहुत देर के बाद आएंगे, शायद के 20 घंटे या 40 घंटे के बाद जी जी आएंगे। जी, ठीक मैं है, समझ मैं सकता तो हूँ सर। कोशिश करता होता हूँ कि मेरे तजर्बे से कुछ सीखे। तो हमारे जो दोस्त जहाँ पे जो नए हैं उनके लिए खास तौर पर, और जो अभी रमीज साहब बात कर रहे थे, तो ये हमें फेस करना पड़ रहा है जब से कचहरियों में बैठे लोगों ने लोगों को टेम्परेरी फाइलर करना शुरू किया ना, तब से ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक नील रिटर्न फाइल करके देते हैं लोगों, और दूसरा वो थोड़े से पैसे लेते हैं, और उसकी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी खिदमात जो है ना, उनको अपनी सर्विसेज सेल करने में काफी सारा प्रॉब्लम आता है। तो मुझे 2 साल लगे, आखिर मैंने ये तय कर लिया कि जी अब जो बंदा आके मुझे कहेगा कि जी मैं इतने पैसे दूंगा, तो उसे कहते हैं जी आप कचहरी से करवा लें, हम ये जीरो वाला नेट रिटर्न वाला काम नहीं करेंगे करते। तो मेरे दोस्तों से इल्तमास है कि अपने काम को एक लेवल पे रखिएगा, नीचे आके बिलो द एवरेज रेट सेल करने का फायदा नहीं है हमें।
तो उससे ये होता जी कि नील रिटर्न्स वाली तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात में थोड़ा सा ऐड कर दूं, हमारा जो बेसिकली इसका पर्पस है सेशन का, कोर्स का, ये अपने आप लोगों को उस जहाँ पे आप अब बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शायद आपको इस तरह के वहाँ पे फैसिलिटीज़ फिजिकली अवेलेबल ना हो, तो ये ऑनलाइन की बरकत हैं कि हमें ये चीज़ें हैं। हमारा पर्पस जो है वो यही है कि जब आप किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हों या इवन अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हों, तो आपको बड़ा नॉलेज, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों लेवल की नॉलेज आपके पास और लॉ की नॉलेज आपके पास मौजूद है। याद रखिएगा, जब आपने एक एफर्ट पुट की हुई होगी ना आपने नॉलेज के अंदर, तो वो आपके क्लाइंट को भी नजर आएगी, और जब आपके क्लाइंट को नजर आएगी तो वो क्लाइंट आपको पे भी करेगा। और वो क्लाइंट, जैसे यासिर साहब ने आपने कहा कि जो आपसे ये कहता है, ये अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये आप ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है जो जो ये एफबीआर ने सख्तियां की हैं। अब जो और पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो टैक्स के अंदर है। अगर टैक्स नहीं पे करेंगे ना, वो टैक्स नहीं होगा, तो कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम सऊदी और यूएई की तरह या गल्फ कंट्रीज की तरह हमारे पास तेल के जखायर है तो हम तेल बेच के अपना निज़ाम चला लेंगे। ये मुल्क का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। तो टैक्स जो है वो अल्टीमेटली फोकस अब आप लोगों को नजर भी आ रहा है। तो इसमें आप लोग अच्छी एक्सपर्टीज लेके आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करें, वो इससे इंप्रेस भी होगा। और वो जो लोग इस तरह के थे ना कि जो कहते थे वो टाइम था वो अब खत्म हो रहा है, और मेरे ख्याल में कम हो रहा है। और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो आप लोग हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी पॉजिटिव रोल प्ले करें जहाँ जहाँ पे हैं, और ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि जस्ट टू सेव अ पेनी, मैं पेनी कहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक केस आया टैक्स का, नाम लिए बगैर बताता हूँ कि उसका केस था ये ऐसे ही इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, मतलब इस लेक्चर से रेलिवेंट नहीं है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि उसने ना गिफ्ट जो है ना दिखाया हुआ था अपनी रिटर्न के अंदर, रिटर्न को बराबर करने के लिए उसने गिफ्ट दिखाया हुआ था। अच्छा, उसको एफबीआर का नोटिस, हम गिफ्ट के बारे में तो कहते हैं कि आपका ऑलमोस्ट कंफर्म्ड नोटिस होता है उसमें एफबीआर की तरफ से। एफबीआर ने पूछ लिया जी कि भाई आपने ये गिफ्ट दिखाया हुआ है, तो बताएं जरा गिफ्ट क्या है। और जब पता चला वो तो गिफ्ट उसने वैसे ही रिटर्न को बराबर करने के लिए गिफ्ट दिखाया हुआ था, अदरवाइज कोई गिफ्ट था ही कोई नहीं। उसने बड़ी कोशिश की उसमें से निकालने की, उसे वे आउट निकालने की ना। गिफ्ट कुछ कंडीशन थे, वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो पता ये चला जी कि वो अब एफबीआर ने उसको पहले कहा जी आप इतना टैक्स पे करते हैं, आप चूंकि आपने गिफ्ट दिखाया हुआ है तो ये आपकी इनकम है, आप कहीं से इनकम आई हुई, आपने इसको टैक्स नहीं दिया हो तो आप टैक्स दिखाएंगे, टैक्स दें। अब जब वो नोटिस की बारी आई तो अब वो उसने मेरे पास आया, हमने उसका नोटिस रिजॉल्व किया। आई थिंक रेफरेंस से थे, जानने वाले थे, तो हमने उनसे 150 की अमाउंट चार्ज की। ठीक है, और वो हमने अपील के ऊपर रिवार्ड करवा दिया है, वो करेक्ट करवा लिया। आपको जस्ट कहने का मकसद ये है कि एक बंदे ने अच्छा, उसके पीछे कहानी क्या थी, उस बंदे ने रिटर्न फाइल करवाई हुई थी किसी इसी तरह से, किसी ऐसे बंदे से जिसको नॉलेज नहीं था, और इसी तरह से कि वो 1000 2000 शायद बचाने के लिए, 3000 बचाने के लिए उसने ये काम किया, और अल्टीमेटली उसको 150,000 पे करना पड़ा। अच्छा, वो किसी एक्सपर्ट बंदे से फाइल करवाता ना, तो उसकी रिटर्न का लेवल ये था कि किसी एक्सट्रीम एक्सपर्ट के बंदे के पास भी जाता ना, तो उसने 10,000, क्यों सैलरी रिटर्न थी, तो 10,000 एक्सट्रीम एक्सपर्ट बंदा जो है उसको 10,000 चार्ज कर देता। राइट, तो उसने अब 1.5 लाख रुपया खुशी खुशी नोटिस दिया और बड़ा खुश होकर वापस गया। तो जब वो जा रहा था तो मैंने उसे कहा था भाई आप खुश ना हो, आपने 15 सालों की रिटर्न के पैसे घटे पे किए। ठीक है, अगर आपने रिटर्न सही फाइल की होती तो आपको ये नोटिस भी नहीं आना था। ठीक है, तो ये बेसिकली है। इस अवेयरनेस को आप लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म में, जैसे यासिर साहब बात करें, आप ज़रूर क्रिएट करें। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एफबीआर भी काफ़ी हद तक अपना रोल प्ले कर रहा है, और बाकी भी तो ये शायद आने वाले टाइम में ये मामलात नहीं रहेंगे। तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं अपने बिफोर के आपको कहीं से एफबीआर से पूछा जाए तो आप उनसे रेक्टिफिकेशन करवाएं अपनी। ठीक हो जी? जी कदीर साहब। सर मुझे ये बताएं, आजकल काफ़ी एड्स चल रही होती हैं, कोई 1000 में फाइलर कर रहे भाई, कोई 2000 में फाइलर कर रहे, रिटर्न फाइल कर रहे। तो अगर हम जब ये पूरा हो जाएगा हमारा सेशन और हम टैक्स सेशन के एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमें क्या फ़ी चार्ज करनी चाहिए या कैसे चार्ज करना चाहिए कस्टमर को? अच्छा, फीस के हवाले से मैं आपको शायद अमाउंट तो ना कोट कर सकूं, लेकिन मैं आपको ये, जैसे अभी यासिर साहब ने आपसे कहा था कि इसको कोई लेवल आप अपना जरूर मेंटेन करें। देखें, मेरा मेरा ये मतलब बिलीफ है, और मैंने खुद अपनी जो डोमेन है, अपनी जो मार्केट बेस है, जो अपनी कस्टमर बेस है, वो ऐसे ही क्रिएट की, और मैं शायद मैंने ऐसे की, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ना अपना एक सर्टन लेवल ज़रूर मेंटेन करें, और उसके ऊपर आप अवेयरनेस भी क्रिएट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी से रिटर्न चार्ज में, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं उससे 10th में चार्ज करूंगा, और जैसे आप कह रहे हैं वो कहता है जी मैं तो 1000 रुपये में चार्ज करवाता हूँ, तो आपके पास इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद आपके पास नॉलेज होगा, आप
जब उस बंदे को कन्विंस करने की पोजीशन में होंगे कि उसे बताएं कि यार कि 1000 में तो इवन टाइम भी जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये होगा। तो एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल आपको पता हो, एज्यूमिंग कि आप जाएं एक मार्केट में जाएं और आप कुछ परचेज करने के लिए, आप जो है वो शूज़ परचेज करने के लिए, आप वो शूज़ 5000 के बता रहे हैं जी शूज़ हैं, आपको बिल्कुल सिमिलर शूज़ बाहर आते हैं और बाहर इस मार्केट में 500 के मिल रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम शेप के शूज़, क्या आप बाय कर लेते? नहीं, दिमाग में सेटिस्फेक्शन ही क्यों नहीं आती, ठीक है, कंफर्म होता है भाई 500 में कैसे 5000 का शूज़ मिल सकता है, सर एक और राइट। तो ये थोड़ा सा आप विद द पैसिव टाइम आपने अपनी कस्टमर बेस, आपने देखें, आपने बजाय इसके कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, बजाय इसके कि आप 100 रिटर्न फाइल करें और उसमें 1000 रुपया लें, आप इंस्टेड 20 रिटर्न फाइल करें, उसका भी रेवेन्यू उतना ही बन जाना है अगर आप प्रॉपर रिसीव कर रहे हैं, और सर एक और ठीक है। क्वेश्चन तो था। आप क्वालिटी वाला काम करें, उससे आपका नाम भी बनेगा, जी ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था कि मेरा जो कंसल्टेंट है या बॉस है जो भी है, वो जब हमारे कंपनी के टैक्स फाइल करता है या हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं जो नॉन फाइलर होते हैं या लेट फाइलर होते हैं, ठीक है, तो हम आरटीओ को कॉल करते हैं 40-50 थोड़ी सी आवाज़ अभी कम हो रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं या वॉल्यूम दूर है आपका? हम आरटीओ के साथ कांटेक्ट करते हैं, नॉन फाइलर कस्टमर हो या लेट फाइलर हो, तो हमने जब उसका 236 का चालान बनाना होता है प्रॉपर्टी की सेल का, तो वो लेट फाइलर शो हो रहा होता है, तो उसका टैक्स बनता है 10.5%, ठीक है। ठीक है। हम फिर आरटीओ के साथ कांटेक्ट करते हैं, आरटीओ हमसे 30-35 हज़ार रुपया चार्ज करता है, ठीक है, हम कस्टमर को 50-60 हज़ार रुपया आगे से चार्ज करते हैं, तो आरटीओ उसको 2-3 दिनों के लिए एक्टिव फाइलर शो कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है सर? सर ये ना, पहले लेक्चर में आपने वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं इसमें कौन सा मौजूद वर्ड यूज करूँ, ये 2 नंबर काम है सर, जी ठीक है, ये 1 नंबर काम नहीं है ना, बस छोड़ें इसको, हाँ इसको जो आप उसका पार्ट ना बने, जो तरीकाकार ठीक है है, पॉजिटिव वे है, जो सीधा रास्ता है, आप वही रास्ता दिखाएं उसको, ठीक है ठीक है, ठीक है और उसका हम पढ़ेंगे। पर फॉर एग्जाम्पल आपका फिर तरीकाकार हम है, अगर आप फिर अपनी हम रिटर्न फाइल फिर हम करें, फिर हम जो रिटर्न लेट फाइल करें, फाइलर है। उसमें आपका स्टेटस आपका आ जाएगा, तरीकाकार उसमें मौजूद है, वो तरीका फॉलो करें, बाकी उसके अलावा जो भी ठीक, रास्ते हैं वो रास्ते 2 नंबर है, वो 2-3 दिन में 2 नंबर है ठीक जी। है। और जो कस्टमर होता है, ठीक है, लेट फाइलर जो शो हो रहा होता है, हम उसको एक्टिव फाइलर कैसे शो करवा सकते हैं इस 2 नंबर सर ये तरीके बहुत के आगे नहीं बगैर? चलेंगे आप, चलें ठीक है, ठीक है, जब ये लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चन जी करें। जी, उसमें हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। असल में ये वर्ड टर्म्स अभी हमने यूज़ किए नहीं ना, कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, एक्टिव फाइलर क्या होता है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक पे, तो हम आगे चल के इंशाल्लाह इन टर्म्स को डिस्कस भी करेंगे जी। अच्छा जी, मेरे हाल में अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी का है तो वो बेशक हैंड रेज कर लें, मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ जी। अच्छा जी, हमने क्या लिया जी, हमने ये पढ़ा जी, टैक्स इम्पोज होगा एनुअल बेसिस के ऊपर, और उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी डिटरमिन होगी कि हमारा टैक्स बनता कितना है, वो सालाना होगा, लेकिन उसकी कलेक्शन को एक तरीकाकार हमने पढ़ा, वो क्या था जी, वो है विद होल्डिंग टैक्स। तो इस तरह से टैक्स कलेक्ट होगा और हमारा टैक्स जो है हम साल के एंड के ऊपर करेंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल एक और लेते हैं जी, कि फॉर एग्जाम्पल ये तो हमने अभी केस पढ़ा जी, हमारा बनता था 1,65,000 और 75,000 हमारा ऑलरेडी पे था, तो हमने बाकी 90,000 जब रिटर्न फाइल करेंगे तब हमने पे करना है। अच्छा, एक और केस की एग्जाम्पल लेते हैं, केस 2 एग्जाम्पल लेते हैं जी, कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1,65,000 टैक्स बनता था और 1,65,000 पूरा ही डिडक्ट हो गया, कुछ केसेस में ऐसा भी होगा, और आपका उस केस में टैक्स कोई भी नहीं बनेगा, यानी साल के एंड के ऊपर टैक्स जो जितना बन रहा हुआ तो सारा पे हो चुका है, तो ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है जी। और तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपका बनता 1,65,000 था लेकिन कलेक्ट ज्यादा हो गया, ठीक है, तो 5,000 आपको इसमें हम इसे हम कहते हैं टैक्स पेबल नहीं बना, ये हमारा रिफंडेबल बना, हमें ये वापस होगा, ये वो कैसे होगा, वो पूरा सिनेरियो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो पहले केस में नॉर्मल है जी, हमने कहा कि हमारा बना 1,65,000 और कटा 1,75, तो हमने 90 पे करना है। दूसरे केस में हमने कहा नहीं, बना भी उतना ही और कटा भी उतना ही, इस केस में भी आपका जीरो बना, तो जैसे अभी रमीज साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा बराबर हो गया हो कि जितना कट गया हो उतना ही आपका टैक्स बनता हो, राइट। लेकिन क्या आप साल के एंड के ऊपर
जीरो जीरो दिखाएंगे नहीं, ये तो दिखाएंगे ना कि मेरा बनता इतना है, मेरी इनकम ये है, मेरा बनता इतना है और मेरा टैक्स जीरो है, ठीक है। ये वाली एंड पे अमाउंट आपकी जीरो आ सकती है, राइट, बट आप अपनी बाकी कैलकुलेशन पूरी दिखाएंगे। आप बताएंगे मेरी टैक्सेबल इनकम, जैसे हमने ये पूरा किया हुआ, ये आप कैलकुलेशन दिखाएंगे, मेरी टैक्सेबल इनकम इतनी है, मेरा रेट तो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है, टैक्स लायबिलिटी इतनी बनती है, कटा हुआ इतना है, मेरा पेबल जीरो है, ये आप दिखाएंगे। और टैक्स केस 3 में कैसे हो सकता है जी, फॉर एग्जाम्पल 1,65,000 जो है वो आपका टैक्स बना और आपका जो डिडक्ट हुआ वो ऑलरेडी 1,70,000 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे सर 1,70,000 कैसे डिडक्ट हो गया, राइट। तो टैक्स की कलेक्शन का एक तरीकाकार और भी है, हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको आज की डेट में कंक्लूड करने की, ना हो तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका ये है जी कि एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्सेस, अच्छा ये जो ज्यादा कलेक्ट हो गया है ना, ये ज्यादा कलेक्ट होना सिर्फ विद होल्डिंग से भी हो सकता है कि आपका विद होल्डिंग ज्यादा कलेक्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस केस में हमने खर्चे 4 लाख लिए हैं ना, तो अगर हमें खर्चे बढ़ा दें तो हो सकता है ये वाली अमाउंट कम हो जाए हमारी, यानी 1,65,000 से कम हो जाए और कटा हुआ टैक्स ज्यादा हो जाए। तो यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमारा विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा कट गया हो, ठीक है। तो तीनों सूरतें हो सकती है। बहरहाल टैक्स की कलेक्शन का विद होल्डिंग के अलावा एक और तरीका भी है जी, वो क्या है जी, एडवांस टैक्सेस। ये क्या है, ये नॉर्मली जी, नॉर्मली फॉर एग्जांपल जब एक्सपेंसेस या ट्रांजैक्शंस आप कर रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एज्यूम लेते हैं टेलीफोन रिचार्ज करवाते हैं आप, या आप फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेट का पैकेज करवाते हैं, ठीक है जी। अब ये बेसिकली देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका एक्सपेंस है एक, तो आप देखेंगे कि वो क्या कहेगा, कहेगा अच्छा आपका जो इंटरनेट का बिल है ना वो 2500 है ना, तो इसमें 400 जो है वो टैक्स है, राइट। आपका जो बिल है वो 2500 बनता है, इसमें जो एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स के नाम के साथ, और टैक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे एडवांस टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स के नाम के साथ आ रहा होगा, और ये होगा फॉर एग्जाम्पल 400 में जिम कर लेते हैं, तो आप कहेगा जी आप बिल पे करें 2900 पे करें, ठीक है जी। अब ये एक और वे था, विद होल्डिंग का लॉजिक ये थी कि आपकी इनकम है उसमें से टैक्स काटना। अभी एडवांस टैक्सेस जो है ये हमें खर्चे कर रहे हैं और खर्चों में टैक्स ऐड किया जा रहा है, राइट। तो 400 रुपया वो हमारे उस बिल में ऐड करके कहेगा जी आप अमाउंट ही 400 पे कर दें, ठीक है। तो ये एक दूसरा वे है। तो एडवांस टैक्स का नॉर्मली जब हम ये टर्म यूज करते हैं, नॉर्मली जब हम यूज करते हैं यहाँ पे, जब एडवांस टैक्स ले रहे होते हैं, नॉर्मली जो आप खुद जो पे कर रहे होते हैं उसमें टैक्स ऐड कर दिया जाता है, वो टैक्स भी आपका ही होता है, ठीक है जी। जरा ये दोनों का मतलब समझिएगा, जो हमारा विद होल्डिंग टैक्स होता है वो पेयर डिडक्ट करता है, राइट। जबकि एडवांस टैक्स पेयर पे करता है, ट्रांजेक्शन के थ्रू एडवांस में पे कर रहे हैं, नाम से इधर एडवांस में पे कर रहे हैं, राइट। तो ये नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स में, एक्सपेंसेस में, इस तरह के सिनेरियो में होता है। ये टैक्स भी किसका है, उस पेयर का है, ये समझिएगा। ये टैक्स किसका है, ये टैक्स किसका है, ये यहाँ पे ये वाला टैक्स किसका था, ये पे ही का था। तो पेयर ने सिर्फ क्या किया, काट के डिपॉजिट करवाया गवर्नमेंट को, लेकिन वो टैक्स पे ही का था। यहाँ पे करवाया भी पेयर ने, मतलब दिया भी पेयर ने, और ये टैक्स है भी पेयर का, राइट। तो जिसको आप पे कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जिस टेलीफोन कंपनी को आप पे कर रहे हैं वो पे ही है, वो क्या करेगा, वो आपसे पैसे लेगा और लेके आप गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो नॉर्मली एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल्स, इस तरह के सिनेरियोज में आपको चार्ज किया जाता है, ऐड किया जाता है आपकी इनकम के अंदर। और ये भी बिल्कुल आप ऐसे ही जैसे आपने वहाँ पे किया था, सिनेरियो बनाया था कि आप एंड पे जाके माइनस कर लेंगे, इसको भी आप नॉर्मली एंड पे जाके आप माइनस ही कर लेते हैं। इसका एक बहुत मशहूर जो टैक्स है जिसके भी थोड़ी देर पहले
कोई दोस्त एग्जांपल भी ले रहे थे कि फॉर एग्जांपल जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करने जाते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पे देखेंगे सेल, वहाँ पे भी इसी नाम से एडवांस टैक्स के नाम के साथ आ रहा होगा, वो आपसे टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा। उसका सेक्शन का रेफरेंस हम नहीं देते, जब रेलिवेंट पोर्शन आएगा तो वहाँ पे हम करेंगे, तो वहाँ पे भी टैक्स, तो वो बेसिकली इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो भी आप ऐसे ही माइनस करते हैं, जैसे आपने 75,000 या माइनस किया 165 या 170, इस तरह से वो भी आप इसमें ऐड करके माइनस कर सकते हो। टैक्सेस दो किस्म के हो सकते हैं, एक कलेक्शन जो है, एक विद होल्डिंग के थ्रू हो जाए, यानी जब आप किसी को पे कर रहे हो या पेमेंट जब आप रिसीव कर रहे हो तो उस वक्त कोई आपको काट ले आपका, या आप खुद पे कर रहे हो, आप खर्चे कर रहे हो, तो उन खर्चों में कौन कौन से खर्चे, उसके मैं 2-3 एग्जांपल ले ली, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल और यूटिलिटीज़ हो गए, इवन इलेक्ट्रिसिटी में भी आपका अगर किसी के पास एक सर्टन लेवल से ऊपर अमाउंट जाती है, वहाँ पे भी इनकम टैक्स आ जाता है, ठीक है जी। और उसके अलावा हमने इवन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर ली, वहाँ भी हम देखते हैं, वहाँ पे भी सेल परचेज के ऊपर वहाँ भी टैक्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसका नाम होता है एडवांस टैक्सेस। ये दोनों टैक्सेस जो हैं ये कलेक्शन के तरीकाकार हैं, एडवांस हो या विद होल्डिंग हो, और ये साल के एंड के ऊपर जाके हम ऐसे ही मेजर करते हैं कि हमारी बनता कितना था और ऑलरेडी कितना जमा हो चुका है, और एंड के ऊपर हमारा बनता कितना है, पेबल है या रिफंडेबल है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी कदीर साहब। ये जो हम प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करते हैं, जैसे अब हमारी सोसाइटी है तो हम एडवांस में जब भी कोई कस्टमर आते हैं तो हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं, जब तो हम 236C का चालान पे करते हैं, ठीक है। जी तो ईयर जब ईयर एंड होगा तो उसमें डालेंगे ये सारे एक्सपेंसेस के भाई हमने तो 236C के इतने चालान ऑलरेडी पे किए हुए हैं, तो ये हमारे जी जी इनकम में से आप डिडक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ये एक्सपेंसेस है, में डालेंगे। एक्सपेंसेस में भी डालेंगे, और जो आपके देखें एक्सपेंसेस नहीं, जो आपका टैक्स कट गया है ना, वो तो जी आप ये जी कहेंगे ना मेरा टैक्स बनता इतना था, इसमें से कट गया। ठीक है। खर्चा तो आपका पूरा होगा ना, आपकी पूरी परचेज प्राइस जो है, वो फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट अगर 50 लाख का लिया तो आप कहेंगे मेरा जी खर्चा जी 50 लाख जो है वो जी खर्चा है, जी तो बाकी जो अमाउंट है वो तो आपका टैक्स है ना, वो तो आप जी टैक्स में से जी माइनस करेंगे आप इसको। तो ठीक बिल्कुल है ऐसे जो जैसे विद होल्डिंग को माइनस करेंगे, ऐसे इसको भी आप माइनस करेंगे। ठीक है सर, ज़रा ये विद होल्डिंग को ज़रा दोबारा थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दें अगर। जी मैं करता हूँ। विद होल्डिंग क्या होता है जी? विद होल्डिंग बेसिकली नाम से विद हेल्ड कर लेना, जब पे करने वाला बंदा किसी दूसरे बंदे को अमाउंट पे करेगा और जो रिसीव करेगा, अगर उसकी वो इनकम हुई, तो उसके ऊपर पेयर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि उस पे का कुछ पोर्शन अमाउंट रिटेन कर लो, और वो टैक्स की मद में रिटेन कर लो, और वो गवर्नमेंट को पे कर दो। तो पेयर क्या करेगा, अमाउंट जो है पे को पूरी अमाउंट पे नहीं करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को पे कर देगा। पेयर का काम सिर्फ और सिर्फ उसके अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना है, अदरवाइज वो टैक्स भी पे का है जिसके बिहाफ के ऊपर उसने पे किया है, और जो अपने ठीक है रिटर्न में उसको दिखाएगा भी, वो भी वही दिखाएगा जिसके नाम पे जमा हुआ है, और जिसके नाम पे जमा हुआ ठीक है कौन है? जो ठीक पे है। है तो उसके नाम पे। ये ठीक है सर, तो ऐसा ही है, जब हम 236C पे करते हैं, ठीक है, तो हम उसको विद होल्डिंग की कैटेगरी में डालते हैं। तो मतलब यही है कि ये जो विद होल्डिंग होता है ये हम ऑलरेडी कस्टमर या हम ऑलरेडी पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो मतलब कि उसको एक अमाउंट पे करनी थी, उसमें से हमने उसकी अमाउंट डिडक्ट की कि भाई हम इतनी अमाउंट डिडक्ट करेंगे जो हमने FPR को पे करनी है, तो हम हुए देखें, फिर विद होल्डिंग एजेंट ना। नहीं देखें, इसमें ये समझें, अच्छा वैसे इतना ये विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, टर्म लोग यूज करते भी हैं मार्केट में कि विद होल्डिंग है, विद होल्डिंग है, लेकिन जी जी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। विद होल्डिंग का मतलब होता है, यहाँ पे दोनों ऊपर वाले में दूसरे वाले में समझें, यहाँ पे जो है जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो किसका है? वो पेयर का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि उसने जमा करवाना है, टैक्स एक्चुअली पे ही का है। नहीं, विद होल्डिंग एजेंट हमारी कंपनी भी हो सकती है ना। हाँ जी वो हो सकती है। हाँ, बस ठीक है, यही कंफ्यूजन थी सर, थैंक यू, हाँ जी। क्लियर हो। तो जो एडवांस टैक्स में ना, एडवांस टैक्स नॉर्मली ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है, और एडवांस टैक्स में जो अब बंदा पे कर रहा होता है ना, जो बिल के अंदर जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। राइट, आप जैसे ही उसके पेयर होते हैं और आप ही ठीक उसे है, क्लेम कर रहे होते हैं। जब जैसे विद होल्डिंग में हम उल्टा होता है, पेयर कोई और होता जे, है, यानी आप जिसे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और आप पे ही होते हैं और आप उसे क्लेम कर रहे होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है ठीक है शायद जो से। जैसे अल्टीमेटली आप जैसे इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्म। जैसे हम अब इंटरनेट का मंथली बिल पे करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे टैक्सेस डिडक्ट हो रहे होते हैं ना, जी तो जी बिल्कुल। वो ये एडवांस डिडक्ट नहीं टैक्सेस है कहते, ना। हम उसे डिडक्ट नहीं कहते, देखें फर्क है ना सर। जी जी डिडक्ट नहीं हो रहे, आप टेलीफोन जी का जी बिल पे कर रहे हैं तो वो आपसे ले रहा है अमाउंट, जी 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 जी
ठीक है, तो डिडक्ट इसको होता हम होता कि आप रोकते पेमेंट, आपने नहीं रोकी, जस्ट ठीक है ये वैसे कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, हम वैसे इसको ठीक है प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के ठीक है। लिए, तो अदरवाइज दोनों की नेचर मोर और मतलब लेस एंड पे एक ये जैसी बन जो जाती है। ये जो हम बिल पे करते सर हैं मैं तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंसेस में डालेंगे या ट्रांजैक्शंस में डालेंगे? दोनों एक सॉरी ही क्या चीज़ करेंगे है जी? ना? सॉरी, जो जो बिल पे हम करेंगे उसे क्या करेंगे? उसे हम एक्सपेंसेस में डालेंगे या ट्रांजैक्शंस में डालेंगे जब हम ये रेंट पे टैक्स पे कर रहे होंगे? एक्सपेंसेस है ना आपके, एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन ठीक मैंने जस्ट एग्जांपल दिए, ये एक्सपेंसेस ही हैं आपके, ट्रांजेक्शन भी तो एक्सपेंसेस भी हो सकती है। ठीक है सर, थैंक ठीक है, यू। ये एक ही वर्ड है। ठीक है ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। सर जी। सर, इसको मैं थोड़ा सा राशिद साहब से पहले चलिए, जी यासिर साहब आप पूछ लें, उसके बाद यासिर साहब से ले लेते हैं कुछ जी। साहब अपने अल्फाज में मतलब बयान करूंगा, अगर आप बेहतर समझ बता दिए गलत हो तो। ये था कि जैसे सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर और सैलरी वाले, जैसे हमारे ओनर्स होते हैं, हमें सैलरी देते हैं, वो टैक्स काट लेते हैं, ये विद होल्डिंग टैक्स है। ठीक बिल्कुल है सर, जैसे हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, उसमें हम पूरे पैसे नहीं देते, कुछ पैसे विदहेल्ड कर लेते हैं, उसको पूरे जी, पैसे बाकी टैक्स के लगते हैं, वो विद होल्डिंग टैक्स है। जैसे बिल्कुल सर्विसेज है, किसी व्यक्ति को किसी सेलुलर कंपनी वाले को हम देते हैं, तो वो उसमें से टैक्स काट लेते हैं, बकाया उसको रिमेनिंग पैसे देते हैं। ठीक है, वो सारी विद होल्डिंग की मिसाल है। बिल्कुल ठीक है ना सर? बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल अगर correct। जैसे हम जो एडवांस टैक्स है, जो हमारी लायबिलिटी थी, जैसे हमने टेलीफोन का बिल है, हमने पे करना था, लेकिन उसको मैं एडवांस टैक्स दे दे, वो हमारा एडजस्टेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, मैंने बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बस सर, यही आप बिल्कुल ठीक, मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों को समझ भी आ जाए, क्लियर हो जाऊंगा। जी, बिल्कुल ठीक है सर जी। यासिर साहब आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया था, फिर आपने ये थिंक। सर मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली क्लास 4 बजे है तो दरमियान में पॉज आ जाए, अभी तो भूख लग चुकी है, मैं कुछ खा भी लूंगा। बस खत्म ठीक है खत्म हो गई ये, बस ठीक है। 2-4 मिनट रह गए, खत्म कर बाकी देंगे। ये एडवांस टैक्स और इस पे विदहोल्डिंग टैक्स पे मैं कल, जब हमारी क्लास शुरू होगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूंगा भाई दोस्तों को आपके साथ आपको सपोर्ट कर सकूँ जी। जी इंशाल्लाह जी। एडवांस टैक्सेस के ऊपर भी हम बल्कि मेरे हाथ में यहाँ पे कंप्लीट होगी, अब इसका तीसरा हिस्सा रहता है, बल्कि तीसरा भी कवर हो गया इंशाल्लाह, कल इसको हम रिवाइज करेंगे जी। कल बाकी थोड़ा सा हम कर लेंगे जी, थैंक यू। जी बाकी भाई जो है लेकिन जी जी सर, जी ये जी कि लॉन्ग डिस्टेंस क्लास है, हर के दूर दूर से बैठे हैं, तो हमारी इंटरटेनमेंट तो हो नहीं रही यहाँ पे, कुछ चाय पानी तो होना चाहिए था ना, वो भाईजान को भूख लग रही है। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, आप राशिद साहब कहाँ से हैं आप? रहीमिया खान से सर। अच्छा, रेमिया खान से। चलें सी मैं शुक्र इंशाल्लाह इनको इस्लामाबाद से KFC का बेस्ड वाउचर करता हूँ मैं। दिलवा देते हैं जी। तो ये यासिर साहब आई थिंक मुल्तान से हैं, तो ये तो आप तो नज़दीक हैं, आप लोग तो कहीं इकट्ठे बैठ सकते हैं चाय पानी पे। तो इंशाल्लाह आप कभी इस्लामाबाद आए तो चाय पानी पे, या मैं वहाँ पे आया तो जरूर आऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों के पास। तो सर अगर मैं आऊँ तो मैं तो इस्लामाबाद से ही हूँ, कदीर हमारी साहब, एंटरटेनमेंट होगी। जी जी सर, बिल्कुल आप आ सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। हम कल सारे है, कल आपके साथ कल हम क्लास है दोनों। कि नहीं है सर? और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम ये जैसे पेनल्टी लगती है टैक्स पेयर के ऊपर, तो हम आप पे लगा देंगे। और सर कल क्लास है कि नहीं है? जी जी, कल क्लास है इंशाल्लाह सेम टाइम, ठीक, कल इंशाल्लाह सैटरडे मैं संडे आके रेगुलर। कल मैं फिजिकल क्लास डन लूंगा डन इंशाल्लाह। डन सर ठीक डन। है सर, डन। थैंक यू। जी उमैर साहब का क्वेश्चन है जी। सॉरी सर, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर सका टाइमिंग की वजह से, आज अपना अपना इंट्रो करवा दें आप। अच्छा, कल क्लास ऐसी हुई भी नहीं है, उससे पहले क्लास हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी, और मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट में दो होते हैं, एक एसोसिएट और एक फेलो। फेलो कुछ सर्टन एक्सपीरियंस के बाद होता है, तो हम जी सर, सीनियर चार्टर्ड मेरा अकाउंटेंट आप यूँ बैकग्राउंड कह लें। फाइनेंस है। सर आपका सी इंटरव्यू हुआ है? मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए इंटर तो 3 लेवल्स होते हैं ना, वो दूसरा लेवल है। तो जी कंप्लीट जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुराद है कि पूरा सीए कंप्लीट है। आप और मैं सी अपनी हैं? फर्म रन करता हूँ जी, मोहम्मद अब्बास इनको जो मैक है, वो बेसिकली हमारी सीए फर्म है और इस्लामाबाद बेस्ड है। हम ऑडिट, टैक्स और एडवाइजरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ठीक हो गया QCR सर। रेटेड हैं और ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। तो सर ये मेरा बेसिकली ब्रीफ सा मेरा है मेरा आपके लिए। क्वेश्चन था सर, छोटा सा। जी 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 मैं इस टाइम CPA हूँ, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम यूके। ठीक ओके है, मेरा वो ठीक है। है, मेरे पास वो सर्टिफिकेशन है। तो मैं आगे अब LLB करना चाहता हूँ और मैं लीगल एडवाइजरी की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये जो क्लासेस ले रहे हैं हम इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, तो ये उसमें वर्केबल होंगी ना? लॉ करने लीगल में लीगल एडवाइजरी में? नहीं नहीं, लीगल एडवाइजरी में किस तरह से आप कह रहे हैं, मतलब लॉ LLB करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में? अभी मेरे पास CPA है, ठीक है, ठीक है तो आगे मैं LLB करूँगा। ठीक है
तो मैं इसके लीगल एडवाइजरी के लिए वो बन जाऊंगा, आगे नहीं बन पाऊंगा, ये आप मुझे काइंडली अच्छा, बता इसमें दें। अगर देखें मैं देखें मैं एलएलबी थोड़ा कर सा दूं तो। थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। देखें ये जो हमारा कोर्स है ना, जी जी इसमें इसका पर्पस आपको ये स्किल्स सिखाना है, ठीक है। और ठीक है सर्टिफिकेशन भी इसकी होगी, एक सर्टिफिकेशन भी जिसमें फर्म का नाम भी आ रहा हो, मैक लर्निंग हब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको भी नाम आ रहा होगा। इसमें ठीक है। इसको आगे आप यूटिलाइज कहाँ पे कर सकते हैं? यूटिलाइज जी बिल्कुल आप जो टैक्स की प्रैक्टिस है ना, ये मैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं आप पीडब्ल्यू इसको। ठीक है मतलब टैक्स की प्रैक्टिस में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने इसके अलावा ये जो आप चाह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन अटेंड करें, अब लीगल एडवाइजरी ना, लीगल एडवाइजरी में एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, जी जी ठीक है। तो लीगल में अगर आप कहेंगे वो टैक्स की जब बात करने करें के तो लिए यस, एक टैक्स आपको की ना प्रैक्टिस जो है वो सर टैक्स में भी, लिंक ये वाला अगर कोर्स जो है वो डिस्कस इनकम करनी है टैक्स तो का है। आपने जब अप्लाई किया होगा ना ठीक है सर, तो थैंक उन्होंने आपको एक जो है और ना तो ये वो कर सकते हैं। भेजा ठीक है जी, होगा उमैर साहब लिंक। आपके आई थिंक माइक म्यूट अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं, सॉरी, और अगर आप क्वेश्चन नहीं है। चलें, कल मैं आऊँगा इंशाल्लाह, तो फिर बैठ कर डिस्कशन जी जी करेंगे। लाइव बिल्कुल सही ऑफर है लेटर जी। तो वो आप भेजें तो ठीक है। वो भी जी आपको जी जो है ना इनकम जी रमीज साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है, सर आपका क्वेश्चन है? सर ये इसकी क्लासेस मिल जाएगी? मैं काम से गया वाला इतों कट रहे थे यहाँ देखे निकरन तो वो इतनो वाले वाली शाम पे वाली शाम होती है अब वाला रानीपुर में देखे निकरन तो ये कट क्लास रहे सॉरी रमीज साहब, मैंने आपको म्यूट किया क्योंकि आपकी नॉइज आ रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन रेज करना चाह रहे हैं फिर काइंडली क्लियर वॉइस के साथ करें। अरे मैं बोल रहा हूँ इसका जो क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी जी मिल जाएगी, मिल वो जाएगी चाहिए बिल्कुल। सर। जी जी बाकी जी बाकी अगर बाकी दोस्तों का सवाल नहीं है, थम्स अप कर दें। अगर कोई है तो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो ज़रूर ऐड करिए। उमेर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? प्यार साहब थैंक यू वेरी मच, यासिर साहब थैंक यू वेरी मच, साजिद सर साहब आप बहुत शुक्रिया आपका, सजाद साहब। ये सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? जी जी चार्ट अकाउंटेंट। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो बाल ही नहीं होते, आपके तो प्यारे बाल हैं। थैंक यू वेरी मच जी। नहीं ये कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा पुराना हो गया, अच्छा और मैं मुझे आपने तो इन्होंने बुरे बुरे बोल क्वालिफाई रहे किए हैं हुए आप भी ध्यान मुझे रखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए भी मुझे 8 साल हो गए हैं, माशाल्लाह सर माशाल्लाह। 8-9 सर साल अगर हो गए। सर अगर आपके बाल इसका मतलब आपको सर अटेम्प्ट मुझे लगी हैं। मुझे एक गाइड चाहिए, तो काइंडली आप अगर वो बन जाएं थैंक यू तो वेरी मच साकिब मैम। मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा आपके पास। तो जी जी जरूर आएँ जी, मैं डिसाइड नहीं बिल्कुल कर आएँ, पा रहा कि आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल तो ठीक है, ये बिल्कुल अगर ठीक है सर। जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का, तो पीडब्ल्यूसी में टैक्सेशन में मैं जा सकता हूँ ना? मेरे पास प्रदूषण की बात स्किल्स, करें आप? जी जी मेरे पास स्किल्स होंगी ना? जी जी स्किल्स होंगी आपके पास, आप वहाँ जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते वो तो एक चले आप बहुत बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं, बट स्किल्स जो हैं फॉर श्योर होंगी। लेकिन याद रखिएगा स्किल्स पे आपको भी अपना एफर्ट पुट करना पड़ेगा। हम जी अपनी जी एफर्ट वो इस तो नीयत के साथ पुट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का कोर्स हमने जी डिज़ाइन किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये 50 से 60 घंटों के दरमियान में जाता है, जी ठीक है। जी जबकि अगर मैं सर कोशिश करूं तो इसे मैं 30-35 घंटे में भी रिपीट सकता हूँ, लेकिन नहीं किया ठीक है। हमने हमने इसे जीरो से और स्क्रैच करके बनाया हुआ है। आप कितनी एफर्ट सर पुट करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है, हमारी तरफ और से आएगी नहीं सर। मुझे ये बता दें कि ये टोटल कोर्स कितने महीने का होगा? ये 50-60 आवर्स का बनता है जी, 2-3 मंथ, तो 3 मंथ्स तो मेरे हाल में लग जाएंगे, एटलीस्ट थ्री ठीक है। टू फोर और मंथ्स लग जाएंगे। इसमें कितने हॉर्स में हम ये थ्योरी और ये सब पढ़ेंगे, और कितने हॉर्स में हमें अच्छा प्रैक्टिकल वर्क ये करवाया हमने जाएगा? ओरिएंटेशन में डिस्कस किया था। ये अभी हम बेसिक्स बना रहे हैं जी, बेसिक के बाद जी अभी जी हम इसका पहला मॉड्यूल शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, कल ही क्लास में शुरू हो जाएगा। पहला मॉड्यूल खत्म होने के बाद उसका साथ ही आईरेस के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक ठीक है है। जी। वो उसमें हम ये एनटीएन बनाना वो सीखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम पहले हेड से शुरू करेंगे, सैलरी से शुरू करेंगे, उसकी कैसे, उसमें क्या क्या आता है, फिर उसकी फाइलिंग सीखेंगे, फिर उसमें दूसरे हेड्स ऐड करते जाएंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली हर थ्योरी के साथ साथ आपका एक प्रैक्टिस सेशन होगा जो उससे रिलेटेड होगा। ठीक है। ये हो सकता है कि 2-3 क्लासेस आपकी रेगुलर थ्योरी की हों, और वो जी एक जी मॉड्यूल को कवर होने में लगे, उसके बाद जो है वो 2-3 क्लासेस आपकी चल रही हो, तो ये मिक्स एंड मैच इंशाल्लाह चल रहा हो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा वैसे क्लासेस जो है वो क्लास का टाइम आज खत्म हो गया, जस्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो जो लोग जी जाना चाह जी रहे हैं वो बेशक जा सकते हैं, ताकि वो ये ना सोचें यार टाइम ज़ाया हो रहा है। जी क्वेश्चन है जी, राशिद साहब आपका मेरे हाल में आपने फिर हैंड रेस किया।
राशिद साहब जी, उमैर साहब आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, दोबारा आई थी। सर ये फिजिकल क्लास लेने के लिए कोई आए हुए हैं बच्चे भी, नहीं आए हुए? नहीं, फिजिकल में एक आधी हैं। नॉर्मली हमारा क्योंकि ऑनलाइन में चल रहा होता है तो ऑनलाइन में चल रहा होता है। ठीक है, कल इंशाल्लाह फिर मैं फिजिकल क्लास ही लूँ। जी बिल्कुल, आप आ सकते हैं। ठीक है सर, जी थैंक यू वेरी मच। जा सकते हैं राशिद ना? साहब। जिस समय मैं कह रहा था कि अगर आप मास्टर समझें तो कल का बता दें ताकि हम उसको होमवर्क करके आए हैं, ताकि हमें पता हो क्या पढ़ना है। जी कल इंशाल्लाह हम यही डिस्कस करेंगे जो आज हमने स्कोप ऑफ टैक्स पढ़ा है ना। स्कोप ऑफ टैक्स में वो जो जी जी चार चीजें थी कि टैक्स ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जी इनकम क्या होती है, और इसी सीक्वेंस जी में हम पढ़ेंगे। पहले मॉड्यूल और में हम यही सीक्वेंस बरकरार रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पहले मॉड्यूल के एंड के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाँ ये जो टैक्स पेयर है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता है। ये हमारा पहले मॉड्यूल का हिस्सा होगा, और फिर उसके बाद जो है हम उसकी प्रैक्टिकल और डेमोन्स्ट्रेशन और आगे चलेंगे हम इसमें। तो ये कल सर जी हमने सीखना है। ये मैम से मैं कांटेक्ट करूं तो वो हमें इसके जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगी सारे टोटल? नहीं, सारे तो आपको किस लिए रिक्वायर्ड है ना, आप एडवांस में ना चलें, आप मेरे साथ चलें शुरू में नहीं 10-15 घंटे आप मेरे साथ चलें, फिर उसके बाद मतलब आप बेशक मतलब कल जहाँ कल मर्जी। की कल की क्लास के लिए अगर थोड़ी प्रिपरेशन करके आना हो तो काइंडली गाइड कर दें, कल क्या टॉपिक होगा तो मैं उस पर थोड़ी मैं आपको रिसर्च वैसे वगैरह सजेस्ट ये करके। करूंगा, मैं आपको ये सजेस्ट ये करूंगा अनलेस कि आपका प्री नॉलेज हो, आप एडवांस में ना चलें, आप मेरे ठीक साथ है चलें, सर, पहले ठीक मुझे है सुने। ठीक है, जैसे देखें आप। रट्टा रट्टा लगवाना कोई मकसद नहीं है, मकसद है लॉजिक बिल्ड करना। लॉजिक बिल्ड हो जी गई सर। आपकी तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत आसान लगेंगी। ठीक है, अदरवाइज वो क्रैमिंग करना वो चीज़ें, वो तो हमारा पर्पज़ इसलिए नहीं कि हमने कौन सा एग्जाम दे के वो करना है। तो एग्जाम तो हमारा देना पर्पज़ नहीं है, तो हमने सीखना है, तो सीखने के लिए फिर ये है कि पहले आप मुझे सुने थोड़ा सा। ठीक है, 8-10 घंटे ठीक है ऐसे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे हम इसको चलें फिर, सर मतलब क्वेश्चन है आज सर। हमें इसी होमवर्क पे वर्क करना चाहिए, ये जी जी ये बिल्कुल करें। ऐसे ही, ठीक है बिल्कुल सर, ऐसे ही। थैंक ये शीट में आपके साथ सर अगर चाहेंगे तो एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। ठीक है सर सर, थैंक यू वेरी मच। जा जी सकता थैंक हूँ यू। मैं सर? जी जी जा सर सकते मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। जी उमैर साहब। अच्छा, एक तो इसकी रिकॉर्डिंग हमें कब तक मिल जाएगी? आज तक मिल जाएगी या ये वीकेंड के बाद ही मिलेगी? मैं रिकॉर्डिंग में खुद ही चलें जी, आज ही मैं थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो आप मॉड्यूल्स वगैरह बता रहे हैं तो इनकी भी हमें जो है आप लिस्ट शेयर कर दें कि ताकि क्या इसका सिस्टम होगा। और ये कोर्स हमारा एंड कब होगा? ये जून तक एंड हो 3 to जाएगा? 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स। यानी कि जुलाई टच कर जाएगा, ऐसे है? काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून, हाँ जुलाई टच कर जाएगा इंशाल्लाह। कितने आवर्स का है? 50 कितनी to क्लासेस 60 होंगी? आवर्स के ऊपर जी, 50 to टोटल 60 क्लासेस आवर्स। अच्छा, टोटल क्लासेस कितनी होंगी? अराउंड अबाउट 30 के करीब होंगी जी। सर इसकी समरी तो आपके पास होगी ना, कितनी क्लासेस होंगी, कितने मॉड्यूल्स हैं? तो वो तो फिर ग्रुप में शेयर करवा दीजिएगा अगर हैं तो। ये वैसे हमने ओरिएंटेशन में हमने कवर किया हुआ होता है, तो बाकी ये कि इसकी समरी जो है वो सेपरेटली आप कहेंगे तो वो फिर शेयर कर लेंगे। चलें चलें, अगर हो तो फिर कोई इशू नहीं। बस सॉरी, मैं जो है ना वो फर्स्ट क्लास ले नहीं सका, टाइमिंग जो है ना वो कोई मुझे मसला इतना नहीं, कोई मसला नहीं, आप उसका लिंक ले लें। वैसे वो क्लास नहीं जिसमें हमने सीखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं है हमने, नहीं नहीं, वो जब तो कोर्स अलग वैसे टॉपिक लेके है। चलेंगे। हम भी आपके स्टूडेंट हैं, हमारा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो CA CM में से ही है। अच्छा तो माशाल्लाह। जी, मैं जो है आपको टैक्स का जो है एक छोटी सर्विस भी दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जो है ना मेन हमारी फील्ड है। तो उसी में हमारे अपने क्लाइंट्स होते हैं, तो कुछ वो टच करते हैं। उसके अलावा थोड़ा जो है ना इसको थोड़ा इसको फैलाने का भी प्लान है। तो इसलिए मेन ठीक है पर्पस जो था वो यही है कि एक अच्छी स्किल्स को अपनी इंप्रूव कर सकें। जी, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। किसी और का क्वेश्चन है? रमीज आप, आपको पहले का हैंड रेज हुआ है या एडिशनल क्वेश्चन है आपका कोई? थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह जी कल जी सेम टाइम 1:30 जो है मिलते हैं और इसको यहाँ से आगे लेके चलते हैं। Thank you very much. वही सुकून नवाब शाह